जय हिंद। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हर हर महादेव, हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग जी। समझ आपको मेरी आवाज़ आ रही है सही से? am I ऑडिबल एंड विजिबल? प्लीज़ कंफर्म करेंगे सारे बच्चे एक साथ। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सर टेस्ट लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन नहीं था बेटा, मैंने कल ग्रुप में मैसेज किया था। कल एक थोड़ा सा क्या कहेंगे उसको, ऑपरेशनल चैलेंज आ गया था एक, कि मुझे लगा कि वो फाइनल फाइल अपलोड हुई है, बट बाद में मुझे जैसे अपडेट मिली कि फाइल ट्रांसलेट ही नहीं हुई है, तो मैंने फिर रिक्वेस्ट किया। एक्चुअली तबीयत ख़राब थी, जो पर्सन हमारे ट्रांसलेट करते हैं ना, उनकी तबीयत ख़राब थी तो आज हमने उसको ट्रांसलेट करवा दिए। मेरे पास फाइल आ चुकी है ट्रांसलेटेड, ठीक है, मेरे पास फाइल आ चुकी है। मैं बस 10 मिनट उसको देखूंगा, पूरा 10 मिनट एक बार रीड करूंगा। कोई मुझे मोटा मोटा ऐसा तो एरर चेक का क्या, एक बार मेरी आंखों के आगे से निकलनी ज़रूरी होती है फाइल, वो निकल जाए, देन आई विल गिव यू द टेस्ट। आज आपका अपलोड हो जाएगा, 12-1 बजे तक आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, सबसे पहले मार्क्स कितने आए हैं? मार्क्स कितने आए हैं ये बताओ। आउट ऑफ 25 कितने मार्क्स आए हैं? 60 मिनट। कुछ बच्चों के तो 23 भी आए हैं, 21 भी आए हैं, 22 भी आए हैं, 18 भी आए हैं, 10 भी आए हैं, 15 भी आए हैं। सबसे पहले एक काम करना है, टेस्ट को सबमिट करके एक बार दोबारा सॉल्व करना है। टेस्ट को सबमिटेड फॉर्म में, जहां टाइमर का प्रेशर ना हो, एक बार रीसॉल्व करो। अभी क्या है, तुम अभी टाइमर से लड़ना सीख रहे हो, अभी काफी सारे बच्चों को दिक्कत आ रही होगी, और बहुत सारे बच्चों को, 70-80% बच्चों को दिक्कत आती है स्टार्टिंग के टाइम पे। उसको रीसॉल्व करना है, दोबारा सॉल्व करना है, ठीक है। एक बार टाइमर रोक के और फिर दोबारा पूरा का पूरा सॉल्व करो, और जो थोड़ा बहुत भी किसी में डाउट रहता है उसका सॉल्यूशन देखो, और सॉल्यूशन देख के दोबारा सॉल्व करो, ठीक है। एक बार के लिए आप ये प्रोसेस अपनाएंगे, अरिथमेटिक के शुरू के 2 से 3 चैप्टर में अभी ऐसी ही फीलिंग आएगी आपको, उसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहो। 2-3 चैप्टर्स जो होंगे ना अरिथमेटिक के आपके, उनमें अभी आपको ऐसी सेम फीलिंग आने वाली है, मार्क्स नहीं आएंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से तसल्ली से लगे रहो, ठीक है। टेस्ट हिंदी में आ जाएगा, आज आपको टेस्ट हिंदी में भी मिल जाएगा, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। टाइमर देख के थोड़ा सा टेंशन, थोड़ी सी परेशानी बढ़ जाती है, उसका कोई इलाज नहीं है, वो होगा धीरे धीरे। वो ओवरऑल आदत के हिसाब से सुधरेगा, जैसे जैसे आदत बनेगी वो चीज़ में सुधार आएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सर इसमें कितने मार्क्स अच्छे हैं? इसके अंदर एनीथिंग अबव 10 इज गुड, एनीथिंग अबव 10 इज गुड, ठीक है। शुरू करते हैं बेटा आज की क्लास, लेट्स स्टार्ट। अभी अभी पर पता है क्या, बिना टाइमर के आपके 20 से ऊपर क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। टाइमर के साथ एनीथिंग अबव 10 इज गुड, बट विदाउट टाइमर 20 से ऊपर क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए अभी, ठीक है, बिना सॉल्यूशन देखे, अगर आपने रिवीजन अच्छी करी है तो। चलिए, आज का पहला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। अनिल, भावना, चेतन हैव एक्सपेंडिचर्स इन द रेशियो 6:4 respectively. They saved 25%, 20% and 50% of their incomes respectively. If their total income is 89,000, find भावना's income. हमें बता दिया एक्सपेंडिचर्स की रेशियो, दे हैव गिवन अस द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर्स। एक्सपेंडिचर्स की रेशियो बता दी 6-5-4 है, कि भाई इतना इतने इस रेशियो में खर्चा करते हैं ये। और फिर बता दिया आपको कि दे हैव सेव्ड 25%, 20% एंड 50% ऑफ द इनकम। अब उन्होंने कितने कितने प्रतिशत अपनी इनकम सेव यहाँ पे खर्च की है, सेव की है, दोनों पता लग रहा है हमें। सेव की है बता दिया तो खर्च किया हुआ भी पता लग रहा है, ठीक है। फिर आपको टोटल इनकम बता दी और भावना की इनकम पूछ ली। इट्स अ वेरी क्रेजी, वेरी क्यूट, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन।
इट्स वेरी वेरी क्रेजी, वेरी वेरी क्यूट एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखते हैं आप में से कितने बच्चे इसका क्या अप्रोच लगाते हैं, फिर मैं इसको आपको बहुत प्यारा अप्रोच बताऊंगा। ऐसे सवाल जब भी आपके सामने आए तो उस समय आपने क्या अप्रोच लगाना है ये सिखाऊंगा आपको मैं अभी। ठीक है, फोकस रखेंगे सबसे पहले फटाफट से। आप करो, मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं बस अभी। चलिए, मेरी बात समझिए, अब ध्यान से सुनिएगा और मेरी बात को पूरा फोकस के साथ समझिएगा। जो बच्चे लेट आए हैं बेटा उठ जाया करो टाइम से, गलत बात है ये। हमें बताया गया है कि 3 लोग हैं, अनिल, भावना और चेतन। ठीक है जी, 3 लोग हैं, समझ लिया। उन तीनों के एक्सपेंडिचर, उन तीनों के द्वारा जो खर्च हो रहा है, उनकी तरफ से जो खर्चा हो रहा है, नॉट देयर सैलरी, प्लीज फोकस। उनकी तरफ से जो खर्च हो रहा है, जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, उसकी रेशियो 654 दी जा रही है। ठीक है, गुड इनफ। इनकम की रेशियो नहीं दी है, जो यूजुअली हमें इनकम बताई जाती है, फिर एक्सपेंडिचर, फिर सेविंग्स बताई जाती है उसमें से। सो दे हैव नॉट गिवन अस द रेशियो ऑफ इनकम, दे हैव गिवन अस द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर। ठीक है, उसके बाद फिर ये बता दिया गया है कि कुल इनकम में से उनकी तरफ से 25% सेव होता है, ए की तरफ से, बी की तरफ से 20% सेव होता है और सी की तरफ से 50% सेव होता है। अब इसको पढ़ के हम बोल सकते हैं कि टोटल 100% में से अगर ये 25% खर्च कर रहा है, टोटल 100% में से सेव कर रहा है, अगर टोटल 100% में से अगर ये 25% सेव कर रहा है तो 75% खर्च कर रहा होगा। टोटल 20% में से अगर अगर टोटल 100% में से 20% सेव कर रहा है तो 80% खर्च कर रहा होगा, और टोटल 100% में से अगर ये 50% सेव कर रहा है तो ये 50% खर्च कर रहा होगा। ये 3 बातें अपने को क्लियर, ये सवाल पढ़ते ही अपने को दिमाग में समझ आ जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए। अब बेटा आपका अप्रोच क्या होना चाहिए? आपका अप्रोच इस सवाल में ऐसे होना चाहिए, आइडियली इनकम की रेशियो निकालने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपने देखा कि मेरी एक्सपेंडिचर की रेशियो है 654। प्लीज फोकस, ध्यान रखो, एक बार कुछ मस्त चीज बता रहा हूं ना, ध्यान रखो, फोकस एकदम, आंखें गड़ा लो। 654 क्या है? एक्सपेंडिचर है, और इनकम का 75% एक्सपेंडिचर है, तो इसको 75% से डिवाइड कर दो, इनकम आ जाएगी। इसको 80% से डिवाइड कर दो, इनकम आ जाएगी। इसको 50% से डिवाइड कर दो, इनकम आ जाएगी। 75% मतलब 3/4, 80% मतलब 4/5 और 50% मीन्स 1/2। तो ये बन गया 3 दूनी 6 और 8, 8, 25/4 एंड 8। 4 से और गुना कर दो तो 32, 25, 32 की रेशियो आ जाएगी। 32, 25, 32 की रेशियो आ जाएगी। आंसर इज रेडी। बट सर ये कैसे किया? इसी की तो कहानी है, इसी की तो कहानी है, ये कैसे कर रहे हो ये तो बताओ। मैंने कहा बेटा सबसे स्मार्ट ही चीज यही है, मेजोरिटी बच्चा ये नहीं कर पाता। आज मैं तुम्हें यही समझाऊंगा कि ये करना कैसे है। मेरे को एक बात बताओ, लेट द इनकम ऑफ ए, लेट द इनकम्स बी, ए बी और सी, तीनों की जो इनकम्स हैं उसको मैंने मान लिया ए बी सी। ठीक है,
इनकम जो है तीनों की, उनको मैंने मान लिया ए बी सी, या चलो और तुम्हारे लिए थोड़ा मेरे को ज्यादा लिखना पड़ेगा, मैं मान लेता हूं इनको आई ए, आई बी, आई सी। ठीक है, ये तीनों की इनकम हो गई। पहले पर्सन की इनकम इतनी है, दूसरे पर्सन की इनकम इतनी है, तीसरे पर्सन की इनकम, ऐसे करते हैं, पहले पर्सन की इनकम इतनी, दूसरे की इतनी और तीसरे की इतनी। ठीक है, पहला पर्सन अपनी इनकम का कितना प्रतिशत खर्च करता है? 75% खर्च करता है। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि ये पर्सन अपनी इनकम का 75% का खर्चा कर देता है। तो ये इसका एक्सपेंडिचर आ गया, ये इसका एक्सपेंडिचर आ गया, इसमें कोई दुविधा संदेह नहीं होना चाहिए, ये इसका एक्सपेंडिचर आ गया। ठीक है, दूसरा पर्सन अपनी इनकम का 80% खर्च कर देता है, दूसरा पर्सन अपनी इनकम का 80% खर्च कर देता है, तो ये इसका एक्सपेंडिचर आ गया, तो ये इसका एक्सपेंडिचर आ गया। और तीसरा पर्सन अपनी इनकम का 50% खर्च कर देता है, 50% खर्च कर देता है, तो ये इसका एक्सपेंडिचर आ गया। जबकि एक्सपेंडिचर्स हमारे पास हैं क्या? 6 5 4। अगर हम सिर्फ रेशियो में बात कर रहे हैं और हमें चाहिए भी रेशियो, तो हम लिख भी रेशियो देंगे 6 5 4। तो इनकम कितनी आ गई? इनकम आ गई 6/75%। इधर इनकम कितनी आ गई? 5/80%। और इधर इनकम कितनी आ गई? 4/50%। ठीक है, वही मैंने किया था, क्योंकि देखो हमारा पर्पस यहां पे क्या है? रेशियो निकालना। हमारा पर्पस क्या है? इनकम की रेशियो निकालना। इसलिए मैंने जो नंबर्स लिए हैं ना, उसको 6x 5x 4x नहीं माना, क्योंकि बाद में x कट जाएगा, क्योंकि मैं लेना ही रेशियो चाहता हूं। ठीक है, मैं निकालना ही रेशियो चाहता हूं। मैं बस ये समझाना चाह रहा हूं यहां पे कि 75% डिवाइड कैसे हुआ, 80% डिवाइड कैसे हुआ, 50% डिवाइड कैसे हुआ, हाउ कैन वी सेव आवर टाइम, ये समझाना चाह रहा हूं मैं बस आपको। तो जैसे मुझे पता चला कि जो पर्सन है उनके एक्सपेंडिचर है 6 5 और 4, और ये जो एक्सपेंडिचर्स हैं ये टोटल इनकम का 75%, टोटल इनकम का 80%, टोटल इनकम का 50% है। तो मैंने जैसे ही 75% से डिवाइड करूंगा टोटल इनकम आ जाएगी, 80% से डिवाइड करूंगा टोटल इनकम आ जाएगी, 50% से डिवाइड करूंगा टोटल इनकम आ जाएगी, और बेसिकली ये रेशियो आ जाएगी टोटल इनकम की। ये ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अप्रोच था ये। तो मैंने क्या किया? 75% को लिखा 3/4, 80% को लिखा 4/5, 4 को लिखा 50% यानी कि 1/2, ये 50% को लिखा 1/2। ये 4 ऊपर आ जाएगा तो ये 24/3 बन जाएगा, 24/3 मतलब 8 आ गया। ये 5 ऊपर चला जाएगा, ये 25/4 बन जाएगा, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 8 बन जाएगा। ठीक है, तो 8 25/4, इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि 25 के नीचे वाला 4 कट जाए। पूरी की पूरी इक्वेशन को 4 से गुना कर दो ताकि 25 के नीचे वाला 4 कट जाए। तो ये बन जाएगा 32:25:32। ठीक है, ये तीनों के इनकम्स की रेशियो अपने पास आ चुकी है। हमें दिया क्या गया है? हमें दिया गया तीनों की इनकम्स का सम। हमें दिया गया है ये 89,000। ये क्या है? तीनों की इनकम का सम है। अगर आप इन तीनों को जोड़ोगे तो आपको दिखाई देगा 89 यूनिट्स। 89 यूनिट्स की वैल्यू आ गई 89,000। तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 1000। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 1000। हमें क्या चाहिए? भावना की इनकम, मतलब बी की इनकम। मतलब बी की इनकम कितनी आई है? 25 यूनिट। 25 यूनिट की वैल्यू हमें चाहिए होगी। एक यूनिट की वैल्यू 1000, तो 25 यूनिट की वैल्यू हो गई 25 गुना 1000 यानी कि 25,000। 25,000 हमारे पास आंसर आ गया, 25,000 हमारे पास आंसर आ गया। मेन मामला था एक अच्छे अप्रोच का, एक अच्छा अप्रोच आपको सीखने को मिला। कितने बच्चों को क्लियर है प्लीज एक बार बताएंगे? सच सच बताओ कितने बच्चों को क्लियर है? सुबह सुबह नींद खुली नहीं है क्या? बोलो ना।
सर वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन अभी आपको दे दूंगा मैं, टेंशन ना लो, वेन डायग्राम वाले करा दूंगा, फिर वेन डायग्राम वाले क्वेश्चंस भी होने लग जाएंगे। ये कुछ कुछ बच्चे, पता है, मैं देखो, मुझे अपनी एक्सप्लेनेशन पे विश्वास है। ये जो बच्चे रिपीट बोल रहे हैं ना, ये वही हैं जो लेट आए हैं। ऐसा मन नहीं कर रहा रिपीट करने का, क्या करें, नहीं करें क्या? सर टेस्ट कहाँ मिलता है? जो आपका मैथ्स हीरो का कोर्स है ना, कोर्स खोलेंगे ना, कोर्स खोलेंगे तो थर्ड, सेकंड या थर्ड ऑप्शन पे लिखा आएगा द मैथ्स हीरो संडे मॉक टेस्ट, वहां पर। ठीक है। मैंने ही बिगाड़ रखा है तुमको, तभी लेट आते हो तुम। रिपीट अभी तो कर रहा हूं, दोबारा मत करना ये गलती। हमें दिया गया है कि एक्सपेंडिचर की रेशो ये है, खर्च की रेशो ये है, और फिर बताया गया है कि ये तीनों लोग अपनी कुल इनकम का, अपनी टोटल इनकम का 25% ए सेव करता है, बी अपनी इनकम का 20% सेव करता है, सी अपनी इनकम का 50% सेव करता है। जब हमें पता लगा कि वो अपनी टोटल इनकम में से 25% सेव कर रहे हैं, पहला पर्सन 25% सेव कर रहा है, तो पहला पर्सन 75% खर्च कर रहा होगा। अगर पहला पर्सन जो है वो 20% सेव कर रहा है, तो 100 माइनस 20% 80% खर्च कर रहा होगा। अगर तीसरा पर्सन 50% सेव कर रहा है, तो तीसरा पर्सन जो होगा 100 माइनस 50% यानी कि 50% खर्च कर रहा होगा। अब हमें उसने रेशो किस चीज की दी है? हमें उसने रेशो दी है 654। किसकी रेशो है? 6554 है एक्सपेंडिचर की रेशो, और एक्सपेंडिचर का परसेंटेज क्या है? 75%, 80%, 50%। तो मैंने कहा 654 मेरी इनकम की रेशो, सॉरी 654 मेरी एक्सपेंडिचर की रेशो है, और एक्सपेंडिचर जो है टोटल इनकम का 75%, 80% और 50% है। तो जैसे ही मैं 75%, 80%, 50% से इसको डिवाइड कर दूंगा, मुझे इनकम की रेशो मिल जाएगी। फिर मैंने ये चीज प्रूव करके बताई थी कि ऐसा कैसे हुआ है कि पहले वाली पर्सन की मान लो इनकम इतनी है, तो वो अपनी इनकम का 75% खर्च करता है। दूसरे वाले पर्सन की इनकम मान लो इतनी है, वो अपने इनकम का 80% खर्च करता है। तीसरे वाले पर्सन की इनकम मान लो इतनी है, वो अपने इनकम का 50% खर्च करता है। पर जो खर्च करने के लिए वैल्यूज यूज हुई हैं वो है 654। तो मैंने 654 को खर्च के बराबर रख दिया, एक्सपेंडिचर के बराबर रख दिया, तो ये 75% 6 के नीचे चला जाएगा, ये 80% 5 के नीचे चला जाएगा, ये 50% 4 के नीचे चला जाएगा। तो इससे मैं कह सकता हूं 6/75%, 5/80% एंड 4/50% इनकम रिप्रेजेंट कर रहा है। इनकम की रेशो निकल जाएगी इससे, इनकम को रिप्रेजेंट कर रही है ये वैल्यूज, इससे इनकम की रेशो निकल जाएंगी। तो इनकम की रेशो निकल जाएगी, तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि बात आसान हो गई। ठीक है। और अगर यहां पे देखोगे आप, तो 75% को मैंने 3/4 रखा, 80% को मैंने 4/5 रखा, 50% को मैंने 1/2 रखा, रेसिप्रोकल किया, रेसिप्रोकल करके 4 से गुना करके इसको नॉर्मल रेशियो बनाया, और नॉर्मल रेशियो बनाने के बाद हमें क्या दिया गया है? तीनों की इनकम का सम। तीनों की इनकम का सम दिया गया है 32, 25, 32, 89 यूनिट सम आ गया, और वो 89,000 के बराबर है, क्योंकि इनकम्स का सम हमें 89,000 दिया गया है, टोटल इनकम हमें 89,000 दी गई है। तो एक यूनिट की वैल्यू 1000, 25 यूनिट की वैल्यू 25,000। कृपया करके कल से लेट नहीं आना है, मैं बहुत दिनों से ये चीज बर्दाश्त कर रहा हूं बेटा, बहुत सारे बच्चे लेट आ रहे हो, गलत बात है ये। अच्छा, अगर वो हमें इनकम की रेशियो ना देता 654, और हमें 654 इनकम की जगह सेविंग्स की रेशियो दे देता, मान लो वो बोल देता कि 654 जो है सेविंग्स की रेशियो है, तो हम क्या करते? तब हम फिर 25% से, 20% से और 50% से डिवाइड करते, 25%, 20%, 50% से डिवाइड करते, अगर वो एक्सपेंडिचर ना लिख के कह देता ये सेविंग्स की रेशियो है। ठीक है। तो ये बेसिक सी बात है, वो एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी प्रूफ है इसका। एक डायमंड को कट कर दिया गया है 3 टुकड़ों में, और उसकी बात यहां पे प्रोपोर्शनैलिटी के साथ की जा रही है। तो आइए समझते हैं पहले प्रोपोर्शनैलिटी का क्या मतलब होता है, और थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा फोकस के साथ। प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब होता है प्रोपोर्शन यानी कि सेम रेशो, प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब यानी कि सेम रेशो। तो अगर कोई आपको बोलता है कि ए इज प्रोपोर्शनल टू बी, तो ये एक अधूरी बात बोल रहा है। ठीक है, अधूरी बात बोल रहा है, ए इज प्रोपोर्शनल टू बी। ज्यादा बेटर रहता है ये बताना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो दो बातें सबसे पहले समझनी जरूरी है। व्हेन ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, और दूसरी बात समझनी जरूरी है, ए इज
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। बहुत साधारण सी चीजें हैं ये बेटा, बहुत ज्यादा साधारण सी चीजें हैं। A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? रिप्रेजेंट करते हैं हम ऐसे। A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल B को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? ऐसे। ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर आपको कोई बोल रहा है कि A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, इसका मतलब ये होता है कि जो A की रेशो होगी वही B की रेशो होगी। जो A की रेशो होगी वही B की रेशो होगी। इसको हम साधारण भाषा में जब लिखते हैं तब ऐसे लिखते हैं कि A1 by A2 will be same as B1 by B2। ठीक है, A is directly proportional to B, मतलब जो A की रेशो होगी वही B की रेशो होगी। A1 by A2 will be same as B1 by B2। उसके बाद इसका मतलब A is inversely proportional to B, डायरेक्टली एंड इनवर्सली। डायरेक्टली का मतलब सिंपल सा है, ये भी ऊपर है ये भी ऊपर है, जबकि यहां देखोगे ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर में उल्टा हो गया मामला। ठीक है, तो जो A की रेशो थी वही B की रेशो थी यहां पर, बट यहां पे होगा उल्टा। जो A की रेशो होगी उसका रेसिप्रोकल B की रेशो होगी, उसका रेसिप्रोकल B की रेशो होगी। जो A की रेशो होगी उसका रेसिप्रोकल B की रेशो होगी। यहां पे हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर ये A की रेशो है तो इसका रेसिप्रोकल यानी कि A2 by A1 जो होगी वो B की रेशो होगी, या फिर इसका उल्टा B की रेशो होगी B2 by B1। ठीक है, 1 के सामने 2, 2 के सामने 1, 1 के सामने 2, 2 के सामने 1, उल्टा हो गया एक तरीके से। इधर अगर हम समझें, अगर A की रेशो, अगर A1 A2 की रेशो हमें दी गई है कि 3:7 है, तो ऑब्वियसली B1 B2 की रेशो भी क्या होगी? 3:7 होगी, सेम होगी। ठीक है, बट यहां पे अगर आप देखोगे, अगर कोई आपको बोले कि A1 A2 की रेशो 3:7 है, तो B1 B2 की जो रेशो होगी, डायरेक्टली मत लिखा करो, डायरेक्टली मत लिखा करो कि वो 7:3 होगी। पता है कैसे होता है? पहले ये बनता है कि अगर A1 A2 की रेशो 3:7 है तो B1 B2 की रेशो होगी 1/3:1/7। फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है और बन जाता है 7:3। आइडियली ये ऐसे ट्रांजिशन होती है। बताऊं? देखो कई बच्चे क्या गलती करते हैं, मैं आपको बताता हूं कि भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल का केस समझ रहे हैं, मान लो हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल का केस समझने की कोशिश कर रहे हैं। चलो, कई बच्चे कहते हैं सर आपने बताया था उल्टा रेशो करनी है, तो मान लो मैंने यहाँ 2:5 किया, तो आप कहोगे फिर B1 B2 क्या होना चाहिए? 5:2 होना चाहिए। मैंने कहा शाबाश है, बल्ले बल्ले, बहुत बढ़िया बात बोली तूने। पर अगर मैं तुझे ये 2 की जगह 3 रेशो दे दूं और यहां मैंने दे दिया 7:14:42, ये बता दिया मैंने कि ये रेशो है, या तो ये तो ना हो गया, रुको, 7:14:16, मान लो ऐसे कर दिया मैंने, 7:14:16, तो 7:14:16 यहां पे रेशो दे दी मैंने। अब यहां पे भी तुझे अगर बोला जाए कि तू फिर ऐसे कर B1 B2 B3 की रेशियो बता, और आप अगर इसको लिख दोगे 16:14:7, तो ये गलत हो जाएगा बेटा, दिस इज रॉन्ग। 16:14:7 अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ ऐसे सीक्वेंस उल्टा कर दिया तो सही हो गया, ये गलत बात है, ऐसे नहीं होता। आइडियली चीजें कैसे होती हैं मैं समझाता हूं।
अगर आपके पास A1 A2 की रेशियो 2/5 है तो मैंने क्या वर्ड यूज किया था, मैंने वर्ड यूज किया था रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल होगी B की रेशियो। तो ये 2:5 है ना, तो 2 का रेसिप्रोकल 1/2, 5 का रेसिप्रोकल 1/5। हाँ, वो बात अलग है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो फिर ये यही बन जाएगा 5/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वो यही बन जाएगा 5/2। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे अलग बन जाएगा B1 B2 B3। निकालने के लिए रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। रेसिप्रोकल मतलब 1/7, 1/7, 1/14, 1/16। अब ऐसा नंबर जो 7 से भी कटता हो, 14 से भी कटता हो, 16 से भी कटता हो। 7, 14 और 16 का एलसीएम देखो, 7 और 14 का एलसीएम तो 14 होता है। 14 और 16 का एलसीएम अगर आप देखोगे ना तो वो होता है 112। ठीक है, 14 और 16 का एलसीएम निकालना भी सिखाया हुआ है आपको। 7 8 की रेशियो होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 112 आएगा। तो 112, 112, 112 से गुना कर दिया तो यहां से वैल्यू मिल गई 16। ठीक है, और 8 और 7। ठीक है, 16, 8 और 7। देखो 7 14 16 का बन गया 16 8 7। ठीक है, देखो ये उल्टा है इसका। ठीक है, तो ये समझनी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ये बेसिक बेसिक बातें हैं, बट बच्चे कई बार क्या करते हैं, ब्लंडर कर देते हैं। तो इट स्टार्ट्स लाइक रेसिप्रोकल ऐसे होता है, फिर 2 होते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये बन जाता है, बट 3 में क्रॉस मल्टीप्लाई होगी नहीं। ठीक है, क्योंकि 3 आपको क्रॉस करोगे भी तो कैसे करोगे, ऐसे करोगे, फिर दोबारा ऐसे करोगे तो नीचे वाला 2 बार ले लिया आपने, बीच वाला, तो वो अलाउड नहीं है। आइडियली इट इज रेसिप्रोकल, देन उसके बाद जो भी सॉल्यूशन बनता हो, इधर क्रॉस हो गया, इधर रेसिप्रोकल किया और एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास एक बढ़िया सा केस बन गया। तो ये मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। अब इसके अंदर वो क्या करता है, कुछ हटके चीजें कर देता है कई बार, जैसे कि वो बोल देता है कि A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट बी। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है जो A1 A2 की रेशियो होगी वही सेम रेशियो होगी रूट B1 और रूट B2 की। इसी में वो बोल देता है कि A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B स्क्वायर। इसका मतलब होता है जो A1 A2 की रेशियो होगी वही B1 स्क्वायर और B2 स्क्वायर की रेशियो होगी। इसी के अंदर कई बार वो मेंशन कर देता है कि A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट B1 रूट B। तो इसका मतलब क्या होता है, जो A1 A2 की रेशियो होगी उसका उल्टा रूट B1 B2 की रेशियो होगी, मतलब दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ B2 अंडर रूट ऑफ B1। या फिर वो ऐसे मेंशन कर देते हैं A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B स्क्वायर। जो A1 A2 की रेशियो होगी उसकी उल्टी रेशियो होगी B2 स्क्वायर और B1 स्क्वायर की। ठीक है, तो ऐसे चलता है। ठीक है, ये सेम जुड़ती बातें, मिलती जुलती बातें जो आपको सेम इफेक्ट के साथ ध्यान रहनी चाहिए, सेम इफेक्ट के साथ काम आती हैं। ठीक है, ये बेसिक सा मतलब होता है जब वो वर्ड यूज करता है प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, क्या आपको मेरी बात क्लियर है? प्लीज एक बार बता दो। सर टेस्ट हिंदी में नहीं था, दिक्कत हो रही थी। बेटा आज आपको दे दूंगा हिंदी में मैं, कल ना जो ट्रांसलेट करते हैं उनकी तबीयत खराब थी। क्या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, लॉजिक क्लियर है, सब बता दो एक बार फटाफट से। प्लीज टाइम पे आया करो। A diamond is cut into 3 pieces with weights 1:2:3। हमें बता दिया कि वेट की रेशियो क्या है, 3 पार्ट्स में वेट को, 3 पार्ट्स में वो डायमंड टूटा है, और जो 3 पार्ट्स में डायमंड टूटा है उसमें कहा जा रहा है कि जो वेट्स की रेशियो है वो 1:2:3 है। ठीक है, ये पहले वाला पार्ट है, ये दूसरे वाला पार्ट है, ये तीसरे वाला पार्ट है। ठीक है, ये इसने बोल दिया, ये इसने मेंशन कर दिया, और उसमें वेट की रेशियो ये। फिर कहता है द प्राइस ऑफ पीस, द प्राइस ऑफ पीस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। जो प्राइस होता है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है वेट का स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट का स्क्वायर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो भी वेट के स्क्वायर की रेशियो होगी, जो प्राइस की रेशियो होगी ना, जो प्राइस की रेशियो होगी तीनों के, वो होगी इक्वल। किसके इक्वल होगी? वो प्राइस की रेशियो होगी, वो इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी? वेट के स्क्वायर के। वेट के स्क्वायर की रेशियो के बराबर होगी वो। ठीक है, तो हमने देखा वेट की रेशियो तो 1 2 3 है, वेट के स्क्वायर की रेशियो क्या होगी? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अगर पहले वाले टुकड़े का वजन, पहले वाले टुकड़े का वजन है 1, दूसरे वाले टुकड़े का वजन है 2, तीसरे वाले टुकड़े का वजन है 3, तो होल डायमंड का वजन कितना होगा? होल डायमंड का वजन कितना होगा? 1 + 2 + 3 यानी कि 6। 1 + 2 + 3 यानी कि 6। अच्छा, और वेट का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर यानी कि 36। तो बेटा जी जो वेट की रेशियो है वही प्राइस की रेशियो हम कह सकते हैं। तो तीनों के जो प्राइस की रेशियो होगी, तीनों के जो प्राइस की रेशियो होगी वो क्या होगी? तीनों की प्राइस की रेशियो होगी 1:4:9। ठीक है, और ओरिजिनली प्राइस कितना था उनका? ओरिजिनली प्राइस था 36। ओरिजिनली प्राइस था 36। तो दो जो चीज ओरिजिनली 36 की थी, अब उसके साथ क्या हो गया? जो ओरिजिनली चीज 36 की थी अब वो रह गई 1 + 4 + 9 की। 1 + 4 + 9 की रह गई, मतलब 14 की बन गई। जो चीज शुरू में 36 की थी वो अब 14 की रह गई। ये इनिशियल प्राइस था, टोटल इनिशियल टोटल होल डायमंड का प्राइस था। ये टूटने के बाद अब नया वाला प्राइस हो गया। ठीक है, ये टूटने के बाद, ये होल डायमंड था तो उसका प्राइस ये था, टूटने के बाद उन टुकड़ों के जो प्राइस का सम है वो 14 बन गया। तो कहता है देयर इज द कटिंग, जो ये हमने कटिंग की है इससे हमें नुकसान हो गया। देखो 36 रुपए की चीज 14 रुपए में बदल गई, जो चीज 36 में आती थी वो अब 14 की रह गई, तो 36 - 14 यानी कि 22 का नुकसान हो गया। 22 का नुकसान हो गया, पर ये कह रहे 1,10,000 का नुकसान हुआ है। तो 22 यूनिट की वैल्यू आ गई 1,10,000। 22 यूनिट की वैल्यू आ गई 1,10,000 रुपए, और इससे हम कह सकते हैं एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 500 रुपए। एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 500 रुपए। तो कहता है ओरिजिनल प्राइस कितना था उस पूरे के पूरे डायमंड का? ओरिजिनल प्राइस उस पूरे के पूरे डायमंड का था 36 यूनिट्स। 36 यूनिट्स था ओरिजिनल प्राइस उस पूरे के पूरे डायमंड का। एक यूनिट की वैल्यू हो गई 500, तो 1,80,000 रुपए का डायमंड था ओरिजिनली वो। ओरिजिनली वो 1,80,000 रुपए का डायमंड था। कितना प्यारा सवाल था। ठीक है, चलो अच्छा सवाल था, नया सवाल था कई बच्चों के लिए और हटके सवाल था, तो कोई बात नहीं, एक बार मैं अच्छे से, एक बार पूरा अच्छे से दोबारा बताऊंगा। ठीक है, बट प्रोपोर्शनैलिटी के बेसिक चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रोपोर्शनैलिटी की जो बेसिक चीज है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम वजन की बात करने वाले हैं। वेट, वेट की बात करने वाले हैं। वेट की बात अगर हम करें तो हम क्या समझ रहे हैं? हम जो भी चीज लिखेंगे वो भी रेशो में लिखने वाले हैं। ठीक है, तो कोई कंप्लीट वेट था, फिर उसको हमने 3 पार्ट में कट कर दिया। जो 3 पार्ट में कट किया, जो 3 पार्ट्स में हमने कट किया, उन 3 पार्ट्स की रेशो क्या है? उन 3 पार्ट्स की रेशो है 1 2 3। उन 3 पार्ट्स की रेशो है 1 2 3। अब पहले वाले पार्ट का वजन, पहले वाले पार्ट का वेट अगर 1 है, दूसरे वाले पार्ट का वेट अगर 2 है, तीसरे वाले पार्ट का वेट अगर 3 है, इन तीनों का अगर वजन, वेट
123 है तो ओरिजिनली कितना था 1 + 2 + 3 यानी कि 6। तो टोटल वेट शुरू में 6 था जिसको काट के हमने 3 हिस्सों में बना दिया और इन तीनों हिस्सों का जो वेट है वो 1, 2 एंड 3 था। अब ये सारा डेटा वेट की रेशो का है। अगर ये सारा डेटा वेट की रेशो का है तो वेट की रेशो का स्क्वायर क्या हो जाएगा ये बताओ। वेट की रेशो का स्क्वायर हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, इसमें से पहले वाला पार्ट 1 का स्क्वायर बन जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो वेट, हम वेट का स्क्वायर भी निकाल लिया हमने। वेट का स्क्वायर किया तो 6 का स्क्वायर हो गया 36, 6 का स्क्वायर हो गया 36, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। ठीक है, अब ये वेट का स्क्वायर आ गया। जो वेट का स्क्वायर है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। द प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेट। मतलब जो वेट के स्क्वायर की रेशियो होगी वही प्राइस की रेशियो होगी, वही प्राइस की रेशियो होने वाली है। ठीक है, अगर हम प्राइस की बात करें तो पहले जो होल प्राइस था वो था 36, पहले जो होल प्राइस था वो 36 था, और जो अब इंडिविजुअल टुकड़े हैं उनका प्राइस रह चुका है 1, 4 और 9। पहले जो होल प्राइस था वो 36 था, पहले जो होल प्राइस था वो 36 था, पहले जो ओरिजिनली फुल फ्लेजेड डायमंड था उसका प्राइस जो था वो 36 था। और अब कितना हो गया बेटा, अब हो गया 1 + 4 + 9, 1 + 4 + 9 यानी कि 14 हो गया। मतलब कितना घट गया, 22 घट गया। कितना डिक्रीज हो गया, 22 डिक्रीज हो गया। 22 से प्राइस डिक्रीज हो गया, 22 से प्राइस डिक्रीज हो गया, ये कह 1,10,000 रुपए से प्राइस डिक्रीज हो गया। तो 22 यूनिट्स की वैल्यू आ गई 1,10,000 रुपए। तो इधर से एक यूनिट की वैल्यू आ गई 500 रुपए। हमने क्या निकालना है बेटा जी, हमने निकालना है ओरिजिनल प्राइस 36 यूनिट्स। तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 500, 36 यूनिट्स की वैल्यू आ गई 36 गुना 500 यानी कि 1,80,000, 1,80,000। क्या आपको मेरी बात क्लियर है? प्लीज एक बार कंफर्म करेंगे, क्या लॉजिक क्लियर है? पांच हजार कर लो, ठीक है, 5,000 कर लो। क्या आपको अच्छा ये एक एक जीरो में हर जगह ही कम लगा के चल रहा हूँ, 1,80,000। ठीक है, तो क्या आपको मेरी बात क्लियर है? प्लीज एक बार बता दो फटाफट से सारे बच्चे। हाँ 5,000 आएगा, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लॉजिक क्लियर है ना? वेट जो है ना, वेट का, इसी का स्क्वायर, जो भी वेट का स्क्वायर होगा वही प्राइस की रेशो होगी। अगर वेट की रेशो, यहां पे मैंने जो चीजें लिखी हैं वो रेशो में लिखी हैं, 1, 2, 3 और ये 6, इन सब का स्क्वायर कर दूंगा तो ओरिजिनली वेट का स्क्वायर 36 था, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 9। तो ओरिजिनली जो था हमारे पास जो प्राइस था वो 36 था, जो वेट का स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्राइस के। तो वेट के स्क्वायर की जो रेशो होगी वही प्राइस की रेशो होगी। तो वेट के स्क्वायर की रेशो 36,149 है, तो प्राइस की रेशो भी 36,149 होगी। तो ओरिजिनली जो डायमंड 36 का कॉस्ट करता था, अब वो 1 + 4 + 9 यानी कि 14 का कॉस्ट करता है। हार्ड है सर क्वेश्चन, तो इजी इजी करना है बेटा जी। सर कैसे पता चला 14 ही आएगा? बेटा 1 + 4 + 9 14 होता है, इसलिए पता चला 14 ही आएगा। 1 + 4 + 9 14, एक का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और 1, 4, 9 का सम हो गया 14। इसको मैं थोड़ा सा एक बार और अलग तरीके से भी बताता हूं, कई बच्चों के लिए चीजें नहीं है। पहला पहला सवाल है प्रोपोर्शनैलिटी का, कोई दिक्कत नहीं है। उसने क्या बोला? उसने बोला प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट स्क्वायर, ये बोला। मतलब जो भी P1, P2, P3 की रेशियो होगी वो इक्वल होगी, वो इक्वल होगी किसके? वेट 1 का स्क्वायर, वेट 2 का स्क्वायर, वेट 3 के स्क्वायर के। यही मतलब हुआ इसका, यही मतलब हुआ इसका। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं वेट की बात करूं तो वेट की रेशियो क्या आएगी ये बताओ। मान लो होल डायमंड इज टू पार्ट 1
is to part 2 is to part 3। होल डायमंड के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 की रेशो कितनी आएगी? अगर मैं वेट की बात करूं आपसे, वेट की रेशो तो अपने को दी हुई है ना ऑलरेडी। वेट की रेशो क्या दी हुई है? 1 2 3। वेट की रेशो क्या दी हुई है? 1 2 3, 1 2 3। ये वेट की रेशो दी हुई है। वेट की रेशो 1 2 3 हुई। पहले वाले पार्ट का वजन 1 है, दूसरे वाले पार्ट का वजन 2 है, तीसरे वाले पार्ट का वजन 3 है। तो 1 + 2 + 3 पूरे के पूरे होल डायमंड का वजन 6 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, अगर मैं वेट का स्क्वायर कर दूं, तो वेट के स्क्वायर की रेशो क्या आएगी? ये सवाल अगर आपसे पूछा जाए तो वेट के स्क्वायर की रेशो भी बता सकते हो आपके पास ऑलरेडी। अब वेट के स्क्वायर की रेशो 6 का स्क्वायर 36, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। ये वेट के स्क्वायर की रेशो आ गई बेटा जी। बताओ, क्लियर बात? कोई दिक्कत नहीं है। जो वेट के स्क्वायर की रेशो होगी वही सेम प्राइस की रेशो भी होगी। वही सेम क्या रेशो आएगी? वही सेम रेशो प्राइस की भी बनेगी। जो वेट की रेशो होगी वही सेम रेशो प्राइस की भी बनने वाली है। तो होल का प्राइस, पार्ट 1 का प्राइस, पार्ट 2 का प्राइस, पार्ट 3 का प्राइस, जो रेशो वेट के स्क्वायर की है, उसने यही बोला, जो रेशो वेट के स्क्वायर की है वही रेशो प्राइस की आएगी। तो वेट के स्क्वायर की रेशो ये है, तो प्राइस की रेशो भी यही आएगी, 36 1 4 9। तो पहले जब हमारा होल डायमंड था काटने से पहले, तो उसका दाम था 36, और अब काटने के बाद हमारे पहले वाले टुकड़े का दाम है 1, दूसरे वाले टुकड़े का प्राइस है 4 और तीसरे वाले टुकड़े का प्राइस है 9। मतलब 1 + 4 + 9, 1 + 4 + 9, 1 + 4 + 9, ये हो गया 14 यूनिट। ये हो गया 14 यूनिट। तो हमारे पहले जब कंप्लीट होल डायमंड था तो उसका प्राइस था 36 यूनिट्स। अब जो वो टुकड़ों में टूट गया तो उसका प्राइस बैठ रहा है 14 यूनिट। तो 36 में से 14 गया, पता चला 22 यूनिट से मेरा दाम घट गया। पता चला 22 यूनिट से मेरा दाम घट गया। बट सवाल में दिया हुआ है कि 1,10,000 रुपए से मेरा दाम घट गया। तो 22 से काटा, 5 बार 110, 3 जीरो लगेंगी, 5,000। 1 यूनिट की वैल्यू 5,000। कहता है इनिशियल प्राइस कितना था? 36 यूनिट्स की वैल्यू बता दीजिए। 1 यूनिट की वैल्यू 5,000, तो 36 यूनिट्स की वैल्यू 36 गुना 5,000 यानी कि 1,80,000 रुपए आ गए। 1,80,000 रुपीज आ गए। आई थिंक अब तो सबको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आज मैं आपको कुछ कुछ टाइप्स करवा रहा हूं, आप ध्यान से बस टाइप्स कवर करते जाइए, फिर इन टाइप्स की एक एक प्रैक्टिस अगली क्लास में इनकी एक एक 2-2 सवालों से प्रैक्टिस भी कराता जाऊंगा। इन अ पाउच, एक पाउच है जिसमें 50 पैसे के सिक्के हैं। 50-50 पैसे के सिक्के याद है? अठन्नी कहते थे हम बचपन में इनको, अठन्नी, अठन्नी कहते थे इनको हम। 50 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के। तो पाउच के अंदर 50 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं और 5 पैसे के सिक्के हैं। वाओ! और कितने कितने हैं? ये हैं 3 4 5 की रेशो में, 3 4 5 की रेशो में। अब वो 3 4 5 की रेशो में कोई भी वैल्यू हो सकती है। हो सकता है इसके 30 सिक्के हो, इसके 40 सिक्के हो, इसके 50 सिक्के हो सकता है इसके 15 सिक्के हो, इसके 20 सिक्के हो, इसके 25 सिक्के हो। मतलब जितने भी सिक्के हैं वो 3 4 5 की रेशो में। तो कहता है टोटल मनी इन द पर्स इज 66 रुपीज। 66 रुपए हैं टोटल के टोटल पर्स में। पर्स के अंदर टोटल रुपए जो है 66 है। ठीक है, और बताइए फिर 25 पैसे के सिक्के कितने होंगे? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। वी हैव 2 मेथड्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। मेथड नंबर 1 होता है कि सॉल्व दिस इन पैसाज। मेथड नंबर 1 क्या कहता है? मेथड नंबर 1 कहता है कि इसको पैसा में रखे रखे सॉल्व कर दो। और मेथड नंबर 2 कहता है कि सॉल्व दिस इन रुपीज। मुझे दोनों मेथड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों मेथड ही मेरे को सही लगते हैं। ठीक है, आपके ऊपर है अब आप दोनों में से किस में कॉन्फिडेंट फील करते हो वो पेपर में अप्लाई कर लेना।
बट अभी सीखते समय आपको दोनों मेथड्स को बड़े ध्यान से सीखना है। सीखते समय आपको दोनों मेथड्स को बड़ा ध्यान से सीखना है। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनते हैं बात मेरी फोकस के साथ। तो 3 तरह के सिक्के हैं बेटा, एक 25 पैसा, ठीक है, 25 पैसा, 50 पैसा, 25 पैसा, $5। ठीक है जी, इनके 3, 4, 5 की रेशो में है। तो हम मान लेते हैं कि ये वैल्यू 3x है, ये वैल्यू 4x है और ये वैल्यू 5x है। मैंने मान लिया 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो 3x हैं, 25 पैसे के जो सिक्के हैं वो 4x हैं और 5 पैसे के जो सिक्के हैं वो 5x हैं। अगर 50-50 पैसे वाले 3x सिक्के हो गए, 50 पैसा वाले अगर 3x सिक्के हो गए तो टोटल कितना पैसा हो गया? टोटल पैसे में इतना हो गई वैल्यू। 25 पैसे के अगर 4x सिक्के हो गए तो टोटल कितने पैसा हो गया? 25 इंटू 4x। और 5-5 पैसे के अगर 5x सिक्के हो गए तो टोटल कितना पैसा हो गया? टोटल इतना पैसा हो गया। ठीक है, तो एक्चुअल में पैसा हुआ कितना? देखो 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, आप सब जानते हो। 1 रुपी में 100 पैसा होते हैं, जानते हो ना आप, ये तो बचपन से जानते हो ये चीज। तो अगर 66 रुपीज है तो उसमें कितने पैसे हो गए? 6600 पैसा। जब आप पैसे में सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन को तो आपको पैसे में ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, जब आपने यहां 50 पैसा लिया है और 50 इंटू 3x किया है, 25 पैसा लिए 25 इंटू 4x किया है, 5 पैसा लिए 5 इंटू 5x किया है, तो टोटल सम भी आपका 66,000 पैसा बनेगा, 6600 पैसा बनेगा। टोटल जो आपका वैल्यू बनेगी वो भी पैसे में बनेगी। तो ये बन गया 150x प्लस 100x प्लस 25x इज इक्वल टू 6600। ये बन गया आपके पास 275x, 275x 275x इज इक्वल टू 6600। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहां पे? 11 से काटा 25 बार कटा, 11 से काटा 600 बार कटा, 25 से काटा 24 बार कटा, तो x की वैल्यू यहां से आ गई 24। x की वैल्यू क्या आ गई? 24। हमें जो चाहिए निकाल लो। वो कह रहा है 25 पैसे के सिक्के निकालो, तो 4x है 25 पैसे के सिक्के। 25 पैसे के सिक्के कितने हैं? 4x। तो 4x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 इंटू 24 यानी कि 96, 96 आ गई वैल्यू। ठीक है, ये तो हमने पैसे पैसे में क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, ये वो वाला हो गया। अब पैसे की जगह रुपीज में भी कन्वर्ट कर सकते थे। हम जानते हैं 100 पैसे का मतलब होता है, 100 पैसे मतलब 1 रुपया। तो 50 पैसे मतलब कितने रुपए? 50 पैसे मतलब 50 बटे 100 यानी कि 1/2 रुपीज, 1/2 रुपीज। 25 पैसे मतलब 25 बटे 100 रुपए, 25 बटे 100 रुपए यानी कि 1/4 रुपीज। 5 पैसे मतलब 5/100 रुपीज, 5/100 रुपीज यानी कि 1/20 रुपीज। सिक्के जो हैं हमारे पास 3x 4x एंड 5x है, 3x 4x एंड 5x सिक्के हैं। इसके हमारे पास 3x सिक्के हैं, इसके हमारे पास 4x सिक्के हैं और इसके हमारे पास 5x सिक्के हैं। ठीक है, तो 1/2 के अगर मेरे पास 3x सिक्के हैं, हाफ रुपीज के मेरे पास अगर 3x सिक्के हैं, तो मेरे पास कितने रुपए हो गए? हाफ इंटू 3x। अगर 1/4 रुपीज के मेरे पास 4x सिक्के हैं, तो मेरे पास टोटल कुल मिला के कितने रुपीज हो गए? इतने रुपीज हो गए। 1/20 रुपीज वाले मेरे पास कुल मिलाकर अगर 5x सिक्के हैं, तो मेरे पास कितने रुपीज हो गए? इतने रुपीज हो गए। मल्टीप्लाई कर दिया। एक्चुअल में देखो, अब मैं रुपीज में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, रुपीज में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, तो मैं 66 लूंगा, 66 लूंगा, 66 लूंगा। यहां पे सीधा सीधा आ जाएगा मेरे पास, रुपीज में लिखती मैंने वैल्यू।
तो यहां से बन गई वैल्यू 3/2x यानी कि 1.5x। यहां से बन गई वैल्यू x और यहां से वैल्यू क्या बन गई 1/4। 1/4 मतलब 0.25x। ठीक है, तो इन सबको जोड़ोगे तो वही सेम 2.75x बनने वाला है। 2.75x जैसे पहले बना था वही बनेगा 2.75x इज इक्वल टू 66। अगेन इसको लिख दो 11/4। x की वैल्यू यहां से भी 24 आ जाएगी। x की वैल्यू 24 आ गई। 2.75 को मैंने क्या लिख देना है 2 + 3/4 यानी कि 11/4। तो x की वैल्यू यहां से भी 24 आ जाएगी। x की वैल्यू 24 आ गई तो 4x की वैल्यू 4 × 24 यानी कि 96 आ जाएगी। ठीक है, इट्स अ बेसिक कॉइन बेस्ड क्वेश्चन, इसको कॉइन बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, इसको कॉइन, ऐसा कुछ इसमें कोई हटके चीज नहीं है कॉइन वाली, बस एक आपको समझाने का तरीका है कि भाई अगर वो 3 वैल्यू दे देता है और 3 अलग अलग वैल्यू के बारे में बताता है कि किस रेशो में दी गई है वो वैल्यू, क्या क्या रेशो में वो सामान प्रेजेंट है, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर तुम्हें मैं बोलूं तुम्हारे पास 50-50 पैसे के 2 सिक्के हैं, तो तुम या तो क्या करोगे 50 पैसे प्लस 50 पैसे बोल के मुझे 100 पैसा बोल दोगे, या क्या करोगे सर 50-50 पैसे के 2 सिक्के हैं ना तो 50 पैसा इंटू 2 करोगे आप। अगर मैं आपको बोलूंगा 50 पैसे के 5 सिक्के हैं आपके पास तो कितना पैसा हुआ, तो आप क्या करोगे 50 पैसा को 5 से मल्टीप्लाई करोगे। मैं आपको बोलूं 50 पैसा के आपके पास 8 सिक्के हैं, मैं आपको बोलूं 50 पैसा के आपके पास 8 सिक्के हैं, तो आप क्या करोगे 50 पैसा इंटू 8 करोगे आप। पर इस बार क्या हुआ है उसने बोल दिया 50 पैसा के आपके पास 3x सिक्के हैं, तो आप वैल्यू निकालने के लिए 50 पैसा को 3x से ही मल्टीप्लाई करोगे ना। तो बस वो यही बेसिक बात समझाना चाह रहा है कि 50 पैसा 25 पैसा और 5 पैसा के जो सिक्के हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स हैं, वो 3 4 5 की रेशो में है। 3 4 5 की रेशो में है मतलब 3x 4x 5x है, हमने ये मान लिया। तो अगर 3x 4x 5x है तो 50 पैसा के कुल मिला के 3x सिक्के हैं, तो पैसा कितना बना टोटल 50 × 3x। अगर 25 पैसे के 4x सिक्के हैं तो पैसा कितना बना 25 × 4x। अगर 5 पैसे के कुल मिला के 5x सिक्के हैं तो पैसा कितना बना 5 × 5x। टोटल वैल्यू जब हमने यहां पे पैसे 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 में ली तो हम इक्वेट भी पैसा में ही करेंगे। 66 रुपीज मतलब 6600 पैसा इक्वेट कर दिया, जोड़ा, सिंप्लीफाई किया, x की वैल्यू 24 आ गई। हमसे पूछी थी इस 4x की वैल्यू, तो 4 × 24 96 आ गई। दूसरा तरीका इसमें यह बनता था कि आप जो कंपोनेंट है उसको, जो डिनोमिनेशन है आपके पास, इसको बोलते हैं डिनोमिनेशन, जो डिनोमिनेशन है उसको आप रुपीज में भी ले सकते थे। अब 50 पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करोगे तो अठन्नी बोलते हैं, आधा रुपया बोलते हैं उसको। पर वो आधा आता कैसे है भाई, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 50 पैसा मतलब 50 पैसा बाय 100 पैसा, 50 पैसा बाय 100 पैसा मतलब 1/2 रुपी, तो मैंने इसको 1/2 रुपी लिखा। उसके बाद 25 पैसे का क्या मतलब होता है भाई, 1 रुपए में 100 पैसा होता है, तो 25 पैसा मतलब 25/100, 25/100, 25/100, 25/100 यानी कि 1/4 रुपी। 5 पैसा मतलब 5/100, 5/100, 5/100 यानी कि 1/20 रुपी। अब पहले 1/2 रुपी के 3x सिक्के हैं, 1/4 रुपी के 4x सिक्के हैं, 1/20 रुपी के 5x सिक्के हैं। तो टोटल कितने हो गए 1/2 × 3x, 1/4 × 4x, 1/20 × 5x। ये सब जोड़ दिया तो पता लग गया रुपीज में कितना सामान, रुपीज में कितनी धनराशि है आपके पास। आपके पास जो धनराशि है वो रुपीज में कितनी है, तो हमें पता है रुपीज में तो 66 है, तो 66 से इक्वेट कर दिया, सिंप्लीफाई किया, इधर से भी x की वैल्यू 24 आ गई, 4x की वैल्यू 4 × 24 आ गई। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। इसी में एक और बढ़िया सवाल है, आपसे पूछ रहा है कि एक पाउच है 50 पैसे 2 रुपए 25 पैसे का 7 4 12 की रेशो में, तो टोटल अमाउंट 87 रुपए बैठ रहा है। वही सिंपल जैसे पीछे किया था, यू गिव इट अ ट्राई। आप दोनों में से किसी भी मेथड से करो, मैं दोनों से बताऊंगा, बट मैं आपको दूंगा 60 सेकंड, जस्ट गिव इट अ ट्राई। ठीक है, जस्ट गिव इट अ ट्राई।
50 पैसा। 2 रुपए मतलब भाई 1 रुपए के अंदर 100 पैसा होता है, तो 2 रुपए के अंदर 200 पैसा होंगे। 25 पैसा, 25 पैसा। ठीक है, 7 4 12 की रेशो में है हमारे पास, 7 4 12, तो 7 4 12। ठीक है, तो टोटल मनी कितनी हो गई? 50-50 पैसा के 7x सिक्के हो गए बेटा, 50-50 पैसा के 7x सिक्के हो गए। तो कुल मिला के कितनी वैल्यू बन गई हमारे पास? हमारे पास बन गई 350x। 200 पैसा के 4x सिक्के हो गए, तो कितनी मनी बन गई? 800x। 25-25 पैसा के 12 सिक्के हो गए, तो 25 गुना 12 होता है 300, तो ये बन गया 300x। तो ये हमारे पास जो मनी, हमारे पास जो धनराशि आई है वो पैसा में आई है। अगर आप इन तीनों का सम कर देते हो, इन तीनों का सम कर देते हो, तो 3 3 6 8 14 1450x आ जाएगी वैल्यू अपने पास टोटल, और ये आ जाएगी किस में? ये आ जाएगी अपने पास पैसा में। ठीक है, अब ये 87 रुपीज है। 1 रुपये में हम जानते हैं 100 पैसा होता है, तो 87 रुपीज में कुल मिला के 8700 पैसा होगा। 8700। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात। तो यहां पे कुल मिला के 6 बार एग्जैक्टली कट रहा है, देखो 6 टाइम्स एग्जैक्टली कट रहा है। एक्स की वैल्यू आ गई 6, एक्स की वैल्यू आ गई 6। हमसे पूछा क्या गया कि 50 पैसा के कुल मिला के कितने सिक्के हैं? 50 पैसा के कुल मिला के 7x सिक्के हैं, तो 7x मतलब 7 गुना 6, यानी कि 42 सिक्के हैं अपने पास टोटल। ठीक है, अब इसी को मैं रुपीज में करना चाहूं तो 50 पैसा मतलब, 50 पैसा मतलब कितने हो गए? 50/100, यानी कि 1/2 रुपी। दूसरी तरफ 2 रुपए डायरेक्टली दिया हुआ है, तो 2 रुपीस। तीसरी तरफ हमें क्या दिया गया? 25 पैसा। 25 पैसा मतलब 25/100, यानी कि 1/4 रुपी। ओके, अब ये जो तीनों डिनोमिनेशन है उसमें 7 4 12 की रेशो में कॉइन्स है, 7 4 12। ठीक है, 7x 4x 12x। ठीक है, तो 1/2 रुपी के 7x सिक्के हैं, तो कुल मिला के हो गए 7/2, 7x/2 रुपीज हो गए। 2 रुपीज के 4x सिक्के हैं, तो ये कुल मिला के हो गए 8x रुपीज। 1/4 रुपीज के 12x सिक्के हैं, तो 1/4 इंटू 12 ये हो गए कुल मिला के 3x रुपीज। तो 7x/2 इज इक्वल टू 8 और 3 प्लस 8 और 3 11, तो ये 29/2, 29x/2 आ गई वैल्यू। कितना पैसा हो गया कुल मिला के? 29x/2। बट अगर आप देखेंगे ध्यान से, कुल मिला के रुपीज में आपके पास कितना अमाउंट है? 87 रुपए, 87 रुपए। तो 29 का 3 बार कटा 87, एक्स की वैल्यू 3 2 आ गई 6। ठीक है, एक्स की वैल्यू आ गई 3 2 6। बात वही है, खेल वही है, बस कान पकड़ने के तरीके अलग हैं। पहले ये वाला पकड़ लिया, फिर हाथ घुमा के फिर यही वाला पकड़ लिया, तरीका वही है। कैसे मर्जी कर लो, आपके ऊपर कॉल है, आपके ऊपर छोड़ रहा हूं मैं, जो आपको सही लगे वैसे कर लो। एक्स की वैल्यू आ गई 6 और एक्स की वैल्यू 6 आ गई, तो 7x की वैल्यू 7 इंटू 6, 7x की वैल्यू 7 इंटू 6 यानी कि 42 आ गई। ठीक है, जब नया टाइप हम कोई पढ़ते हैं ना, तो नेचुरली हाथ रुकता है। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाथ रुक रहा है तो सॉल्व होना कोई जरूरी नहीं है। अभी आप सीख रहे हो, जज मत करो खुद को। समझ आया कि नहीं आया ये बताओ। क्लियर? कोशिश करोगे सब होगा। बहुत बढ़िया। इसके अंदर काफी और वैरायटी बनती है, वो मैं आगे कराऊंगा आपको। अभी हम आगे मूव करते हैं। काफी और वैरायटी बनती है इसमें। एक रिलेशन और बताता हूं मैं आपको। देखो एक बात समझो, वैल्यू ऑफ वन कॉइन
वैल्यू ऑफ वन कॉइन, ये जो होती है वैल्यू ऑफ वन कॉइन होती है 20, 50 पैसा, 200 पैसा, 25 पैसा, ये एक सिक्के की कीमत है, एक सिक्के की कीमत। जब आप उस एक सिक्के की कीमत को गुना करते हो किससे? नंबर ऑफ कॉइन्स से। जब आप उस एक सिक्के की कीमत को गुना करते हो नंबर ऑफ कॉइन्स से, एक सिक्के की जो कीमत है उसको जब आप गुना करते हो नंबर ऑफ कॉइन्स से, तो जो आउटकम आउटकम आपको मिलती है वो मिलती है टोटल वैल्यू ऑफ ऑल कॉइन्स। टोटल कंबाइंड वैल्यू ऑफ ऑल कॉइन्स। ठीक है, ये आप जानते हो। मतलब आप समझ, यहां पे एक बात समझे कि भाई एक टोटल वैल्यू लिख देता हूं शॉर्ट में ना, इतनी सब क्योंकि टोटल वैल्यू मिल जाती है आपको। यहां पे अगर आप देखो वैल्यू ऑफ वन कॉइन को मैंने शॉर्ट में लिखा V1, नंबर ऑफ कॉइन्स को लिखा मैंने N, और टोटल वैल्यू को मैंने लिखा TB। वैल्यू ऑफ वन कॉइन को जब आप मल्टीप्लाई करते हो नंबर ऑफ कॉइन से, तो आपको मिल जाती है टोटल वैल्यू। तो वैल्यू ऑफ वन कॉइन की रेशियो को आप जब मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ कॉइन्स की रेशियो से, तो आपको टोटल वैल्यू की रेशियो मिल जाएगी। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। वैल्यू ऑफ वन कॉइन की रेशियो को जब आप मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ कॉइन्स की रेशियो से, तो आपको टोटल वैल्यू की रेशियो भी मिल जाएगी। सिमिलरली जब आप टोटल वैल्यू की रेशियो को डिवाइड करोगे वैल्यू ऑफ वन कॉइन की रेशियो से, तो आपको नंबर ऑफ कॉइन्स की रेशियो मिल जाएगी। टोटल वैल्यू की रेशियो को जब आप डिवाइड करोगे वैल्यू ऑफ वन कॉइन की रेशियो से, तो आपको नंबर ऑफ कॉइन्स की रेशियो भी मिल जाएगी। सिमिलरली टोटल वैल्यू की रेशियो को जब आप डिवाइड करोगे नंबर ऑफ कॉइन्स की रेशियो से, तो आपको यह भी पता लग जाएगा कि वैल्यू ऑफ वन कॉइन जो है उसकी रेशियो क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें जैसे मैंने आपको समझाई थी ना, परसेंटेज पढ़ रहे थे हम कि भाई अगर a इंटू बी सी के बराबर है, तो a की रेशियो गुना b की रेशियो विल गिव यू c की रेशियो, एंड a इंटू बी अगर c के बराबर है और उसी फॉर्म में रेशियो भी चलेगी। अगर a जो है वो c बाय b के बराबर है तो उसी फॉर्म में रेशियो भी चलेगी, b जो है वो c बाय a के बराबर है तो उसी फॉर्म में रेशियो भी चलेगी, रेशियो भी उसी तरीके से चलती है। जैसे यहां से आप देख पा रहे हो कि वैल्यू ऑफ वन कॉइन को अगर मैं नंबर ऑफ कॉइन से मल्टीप्लाई करता हूं तो टोटल वैल्यू आती है। तो अगर कोई मुझे बोलेगा कि वैल्यू ऑफ वन कॉइन की रेशियो ये है, एक एक कॉइन की वैल्यू ये इंडिविजुअल एक एक कॉइन इतना इतना है, तो रेशियो निकल जाएगी। नंबर ऑफ कॉइन्स की रेशियो ये है, तो टोटल वैल्यू की रेशियो निकालो, तो निकाल सकते हो आप वहां से। सिमिलरली अगर आप इस V1 को डिनोमिनेटर में ले आओ तो ऐसा कुछ दिखेगा। तो टोटल वैल्यू की रेशियो को, अगर इंडिविजुअल कॉइन्स की जो टोटल वैल्यू बैठ रही है उसकी रेशियो को एक एक कॉइन की वैल्यू की रेशियो से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ कॉइन्स की रेशियो मिल जाएगी, एंड दिस ऑल्सो वेरीफाइज। ठीक है, तो ये आगे इसका इस्तेमाल कराऊंगा, अभी नहीं, एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने अभी के लिए बताया। अगला सवाल आपको समझाते हुए, प्रीमियम और जनरल दो तरह की टिकट के किराए हैं जो 7 और 3 की रेशियो में है। जो पैसेंजर ट्रैवल करते हैं प्रीमियम और जनरल टिकट में वो 5:18 की रेशियो में है। अगर टोटल कलेक्शन टिकट्स की हुई है 1,78,000 रुपीज, तो बताओ प्रीमियम पैसेंजर से कितना पैसा आया होगा। मुझे नहीं लगता बच्चे इसमें ज्यादा समय लगाएंगे, जल्दी से बताओ।
देखो मैं बनाता हूँ ऐसे सुंदर सुंदर कलाकृतियां, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, मैं तो आपको समझाने के लिए बनाता हूँ, और आप सॉल्व कर रहे हो तो मेरे पास टाइम होता है इसलिए बनाता हूँ, मुझे मैथ से मोहब्बत है मैं इसलिए बनाता हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बोला गया आपको प्रीमियम और जनरल टिकट के जो किराए हैं वो 7:3 की रेशो में है, मतलब एक पर्सन का जो किराया लगेगा वो 7:3 की रेशो में होगा। एक पर्सन का जो किराया लगेगा वो 7 और 3 की रेशो में होगा। ठीक है जी, परफेक्ट बात है। फिर उसके बाद कहता है जो पैसेंजर ट्रेवल कर रहे हैं प्रीमियम और जनरल टिकट लेकर वो 5:18 की रेशो में है। मतलब यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई प्रीमियम और जनरल टिकट में लोग कितने ट्रेवल कर रहे हैं, कितने लोगों ने टिकट खरीदी है, तो एक एक टिकट का किराया हो गया, फिर ये टिकट खरीदी कितने लोगों ने है उसकी रेशो हो गई 5:18। देखो आप जानते हो कि एक पर्सन की जो टिकट लगती है, एक पर्सन का जो टिकट का किराया है, अगर मैं उसको गुना कर दूं नंबर ऑफ पर्सन से, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा टोटल कलेक्शन। भाई एक पर्सन से जितने पैसे ले रहे हो आप, गुना कर दूं मैं टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं उससे, तो मुझे टोटल कलेक्शन पता लग जाएगी। तो सिमिलरली अगर मैं 7 को 5 से गुना कर दूं तो मुझे मिल जाएगा 35, और अगर मैं 3 को 18 से गुना कर दूं तो मुझे मिल जाएगा 54। सही बात है। तो ये रेशो आ गई मेरे पास किसकी, ये रेशो आ गई मेरे पास बेसिकली टोटल कलेक्शन की। ठीक है, टोटल कलेक्शन की रेशो आ गई। टोटल कलेक्शन तो पहले वाले से अगर 35 यूनिट्स लिया, दूसरे वाले से 54 यूनिट्स लिया, तो टोटल हो गया कितना, टोटल हो गया 89 यूनिट्स। पर वहां पे लिखा हुआ टोटल कलेक्शन है 1,78,000 रुपए की। तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 2,000 रुपए। हमें क्या चाहिए कि प्रीमियम पैसेंजर से कितना पैसा कलेक्ट हुआ है, प्रीमियम पैसेंजर से 35 यूनिट पैसा कलेक्ट हुआ है। तो 35 यूनिट की वैल्यू आ गई, एक यूनिट की वैल्यू 2,000, तो 35 यूनिट की वैल्यू आ गई 35 गुना 2,000, यानी कि 70,000 रुपए, 70,000 रुपीज। ठीक है, 70,000 रुपए, 35 गुना 2,000, 70,000 रुपए कलेक्ट हुए हैं। अब कई बच्चे बोलते हैं सर ऐसे कैसे हुआ, तो बेटा एक मेरे को एक बात बता, अगर एक एक पर्सन की टिकट है 7x 3x, एक एक पर्सन की टिकट के पैसे हैं 7x 3x, और जो नंबर ऑफ टिकट सोल्ड हैं, जितने लोगों ने खरीदी हैं वो 518 है, 518 है, तो मान लो ये हो गया 5/18y। तो ये बेटा एक प्रीमियम की टिकट इतने की आती है, और वो जो प्रीमियम की टिकट्स हैं वो इतनी बिकी हैं, तो कुल मिला के रेवेन्यू कलेक्शन हो गई 35xy की। एक पैसेंजर एक जनरल की टिकट इतने की आती है और कुल मिला के इतनी टिकट्स बिकी हैं, तो कुल मिला के 54xy की कलेक्शन हो गई। तो 35xy और 54xy की रेशियो क्या आ जाएगी, 35xy और 54xy की रेशियो आ जाएगी 35:54। हमें तो रेशियो निकालने से मतलब है ना, इसलिए हमने डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके निकाल दिया। तो ये रेशियो तो डायरेक्टली 35 और 54 ही आएगी। बस हमारा काम आसान हो गया, क्योंकि हमें पता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने डायरेक्टली निकाला, हमने एक्स वाई लगाया ही नहीं। द एक्सपेंस ऑफ अ हॉस्टल इज फिक्स्ड प्लस अ वेरिएबल अमाउंट। एक हॉस्टल में जो खर्चा होता है ना किसी बच्चे का, या हॉस्टल का खर्चा, हॉस्टल के खर्चे की बात हो रही है, एक हॉस्टल का जो खर्चा होता है ना वो दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है। एक जो फिक्स लगना ही लगना है, और साथ में वेरिएबल लगता है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा होंगे तो वेरिएबल अमाउंट ज्यादा होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होंगे तो वेरिएबल अमाउंट कम होगा। कहता है अगर हॉस्टल एक्सपेंस है 8500 रुपीज अगर 150 लड़के हैं तो, 150 स्टूडेंट्स हैं तो, और 9700 है अगर 190 स्टूडेंट्स है तो बताइए हॉस्टल का एक्सपेंस 300 बच्चों का कितना हो जाएगा।
इसी सवाल को वो दूसरे तरीके से कैसे पूछता है पता है? ऐसे बोलेगा एक टैक्सी का जो किराया लगता है वो दो तरीके से लगता है, एक तो फिक्स्ड लगता है और साथ में लगता है किलोमीटर के हिसाब से। तो एक तो फिक्स्ड एक्सपेंडिचर आता है टैक्सी के किराए का और साथ में कुछ आता है किलोमीटर्स के हिसाब से। तो एक केस में आप 10 किलोमीटर चले हो तो टोटल इतना खर्चा आया, दूसरे केस में आप 14 किलोमीटर चले हो तो कुल मिला के इतना खर्चा आया। तो बताओ अगर आप 20 किलोमीटर चले होते तो कितना खर्चा आता? तो ये इसी सवाल को उस तरीके से भी पूछ सकता है। ये एक स्टैंडर्ड तरीका हो गया, ये एक फिक्स्ड प्लस वेरिएबल अमाउंट पूछने का। मैं बहुत आराम से समझाऊंगा आपको, बस ध्यान से समझिएगा। इसको ना आपको थोड़ा सा इमेजिन करने के लिए ना मैं आपको एक स्ट्रक्चर समझाता हूं। देखो, एक पर्सन है जिसने हॉस्टल बनाया, एक पर्सन है जिसने हॉस्टल का बिजनेस स्टार्ट किया कि मैं हॉस्टल बनाऊंगा। उसको एक बात समझ में आई कि यार हॉस्टल बनाने के लिए ना कुछ तो फिक्स्ड कॉस्ट है। जैसे कि मान लो कितने मर्जी बच्चे आए, आपको हॉस्टल की जगह का रेंट देना पड़ेगा। कितने मर्जी बच्चे हैं, एक बच्चा है तब भी रेंट देना पड़ेगा, 500 बच्चे हैं तब भी रेंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको दिखाई दे रहा है कि एक तो रेंट है वो तो देना ही पड़ेगा, चाहे एक बच्चा है चाहे 500 बच्चे हैं। जो वहां पे सफाई करने के लिए पर्सन आता है उसकी सैलरी वो तो देनी पड़ेगी, चाहे एक पर्सन आए चाहे 500 बच्चे हैं, सफाई तो रोज करवानी पड़ेगी। जो कुक है वहां पे वो एक बच्चे के लिए भी खाना बनाएगा और 100 बच्चों के लिए भी खाना बनाएगा, तो कुक की सैलरी भी देनी पड़ेगी। सो ऐसे ऐसे कुछ कुछ एक्सपेंडिचर तो करने ही करने, वो तो होने ही होने हैं। तो उसको बोल देते हैं हम फिक्स्ड खर्चा, वो तो होना ही होना है। तो मान लो फिक्स खर्चा हो गया 1 लाख रुपए, वो तो होना ही होना है। उसके बाद कुछ होता है वेरिएबल जो बच्चों के हिसाब से होगा, जैसे कि सप्लाईज, साबुन, शैम्पू और किचन का सामान, किचन में जो सब्जी बनेगी उसका सामान, किचन में जो गेहूं आएगा उसका सामान, आटा आएगा, चावल आएंगे, जो वो सारा सामान होगा वो डिपेंड करेगा कितने बच्चे हैं। भाई एक बच्चे के हिसाब से थोड़ा सामान आएगा, दो बच्चों के हिसाब से डबल, तीन बच्चों के हिसाब से 3 गुना, तो वो वेरिएबल कॉस्ट होता है। भाई एक बच्चा है तो एक्स खर्चा आ रहा है, दो बच्चे हैं तो 2x खर्चा आ रहा है, 12 बच्चे हैं तो 12x खर्चा आ रहा है। इस तरीके से एक वेरिएबल कॉस्ट होता है। तो ये इस तरीके से बात की जा रही है। तो भाई कुछ पोर्शन फिक्स लगता है, कुछ पोर्शन वेरिएबल लगता है। तो जो पोर्शन फिक्स्ड लगता है, फिक्स्ड कॉस्ट जो आती है उसको मैंने मान लिया एफ, और जो वेरिएबल कॉस्ट आती है पर पर्सन की उसको मैंने मान लिया एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले कहते हैं अगर हॉस्टल में 150 स्टूडेंट्स हैं, अगर हॉस्टल में 150 स्टूडेंट्स हैं तो कुल खर्चा कितना आएगा? देखो फिक्स कॉस्ट तो आएगी आएगी, प्लस एक बच्चे का एक्स रुपीस खर्चा, तो 150 बच्चों का 150 एक्स खर्चा, तो कुल मिला के हो गए 8500 रुपीस। कुल मिला के हो गए 8500 रुपीस। वहीं दूसरी तरफ आगे कहता है 9700 का खर्चा आता है अगर 190 बच्चे हो जाते हैं। तो मैंने कहा देखो फिक्स कॉस्ट तो आएगा ही आएगा, और 190 बच्चे होंगे तो उनका एक बच्चे का एक्स रुपीस, तो 190 एक्स का खर्चा आएगा। ये कुल मिला के हो गया 9700 रुपीस। ये कुल मिला के कितना हो गया? 9700 रुपीस। ठीक है, नीचे वाली इक्वेशन में से ऊपर वाली इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर दें क्या? नीचे वाली इक्वेशन में से ऊपर वाली इक्वेशन को घटा देते हैं, नीचे वाली इक्वेशन में से ऊपर वाली इक्वेशन को घटा देते हैं। तो घटाने से क्या होगा? एफ से एफ कट जाएगा, एफ से एफ कट गया। ठीक है, 190 माइनस 50, 190 माइनस 50 इट विल बी 40x, 9700 माइनस 8500, 9700 माइनस 8500, सो इट विल बी 1200। सो यहां से x की वैल्यू आ गई ₹30। मतलब एक पर्सन का जो वेरिएबल कॉस्ट है वो है 30 रुपीज। ठीक है, एक पर्सन का जो वेरिएबल कॉस्ट है वो है 30 रुपीज। ये 30 रुपीज अगर आप इस इक्वेशन में पुट कर दोगे, 30 रुपीज मान लो यहां पुट कर दो, चाहे 30 रुपीज यहां पुट कर दो, कहीं मर्जी पुट कर दो। तो 30 रुपीज यहां पुट कर दिया तो ये बन गया 4500 रुपीज, 30 रुपीज यहां पुट कर दिया तो ये बन गया 4500 रुपीज। 4500 को राइट हैंड साइड ले गया मैं, तो 8500 माइनस 4500, तो फिक्स्ड कॉस्ट आ गई 4000 रुपए। फिक्स कॉस्ट आ गई 4000 रुपए। ठीक है, तो कॉस्ट आ गई
30 रुपीज, और एक फिक्स्ड कॉस्ट है जो लगेगी वो आ गई आपके पास 4,000 रुपए। हमसे सवाल पूछा गया है कि बताइए अगर 300 विद्यार्थी होंगे, 300 बच्चे होंगे तो कितना खर्चा आएगा। देखो 300 बच्चे होंगे, सबसे पहले फिक्स्ड कॉस्ट तो रहेगी उतनी ही, फिक्स्ड कॉस्ट तो 4,000 रुपए ही रहेगी, प्लस उसके बाद 300 बच्चों का खर्चा, एक बच्चे का खर्चा 30 रुपए, एक बच्चे का खर्चा 30 रुपए, तो कुल मिला के 9,000 रुपए लग जाएंगे वेरिएबल। तो ये हो गए 13,000 रुपए, ये हो गए 13,000 रुपए। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये इस तरीके से इमेजिन किया जाना चाहिए था, कि ये ऐसे इमेजिन करना था सवाल। कितने बच्चों को क्लियर है प्लीज एक बार बता दो, फिर हम आगे बढ़े आगे के अध्याय की तरफ, आगे के मामले की तरफ। क्लियर बेटा जी, सारे बोलो, सब लोग कमेंट करो, इंटरेस्टिंग है, मजा आ रहा है। सर 4,000 कैसे आया बेटा, 30 पुट कर दे एक्स की जगह पे, 150 इंटू 30 कितना हो गया 4500, 4500 राइट हैंड साइड भेज दे, 85 माइनस 45, 8500 माइनस 4500, 4,000 आ जाएगा। या तो ऐसे कर, एक्स की वैल्यू 30 यहां पुट कर दे, यहां पुट कर दी तो 5700 आ गई, राइट हैंड साइड भेज दे, 97 माइनस 57, 9700 माइनस 5700, 4000, कैसे मर्जी कर लो यार। देखो डिफिकल्ट कुछ नहीं होता, हमारे फोकस के ऊपर नीचे होने का मतलब होता बस। अब क्या होगा, आप सबने परसेंटेज रिवाइज करने पे पूरी मेहनत करी होगी इस हफ्ते वीकेंड पे, तो हो सकता है आप रेशो ना रिवाइज करके आए हो, तो भी हो सकता है आपको भारी लग रहा हो, बट अभी इतना भारी नहीं है बेटा, और लगेगा। लैंग्वेज जब थोड़ी बढ़ेगी ना तो लैंग्वेज थोड़ी भारी लगेगी, घबराना नहीं है। अभी ना मैंने क्या बोला था, शुरू के 2 से 3 चैप्टर में ज्यादातर बच्चे टूटते हैं, टूटना नहीं है, जिद्दी बने रहना है कि मैं तो करूंगा भाई, कुछ भी हो जाए, चाहे 10 बार रिवाइज करना पड़े आज सोने से पहले, मैं तो करूंगा, चाहे 2 बार और वीडियो देखनी पड़े, मैं तो देखूंगा क्लास की, पर मैं करके जाऊंगा, जिद्दी आदमी हूं मैं, जिद्दी महिला हूं मैं, ये सोच के आगे बढ़ना है। ठीक है, तो मैंने आपको समझाया कि भैया 2 तरह से कॉस्ट इंकर होती है यहाँ पे इन तरह के सवालों में, चाहे इस तरह का टैक्सी का क्वेश्चन आता है, चाहे आपको हॉस्टल का क्वेश्चन देता है वो, या किसी और कॉन्टेक्स्ट में भी सवाल दे सकता है ये, कि कहता है एक हॉस्टल का जो एक्सपेंस है वो होता है इज अ फिक्स्ड अमाउंट प्लस अ वेरिएबल अमाउंट दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो कहते हैं एक हॉस्टल का जो खर्चा है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक तो जो फिक्स्ड है जो लगना ही लगना है, और दूसरा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ेंगे तो वो खर्चा भी बढ़ेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की रेशियो के बराबर होगा, जैसे आप देख रहे हो 159 190, इधर देखोगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की रेशियो 150:190 यानी कि 15 गुना 19 है, और एक्सपेंसेस की रेशियो भी 150x और 190x यानी कि 15 गुना 19 है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बस उसको लिखने का तरीका बदल दिया थोड़ा सा हमने, कि भाई एक तो फिक्स खर्चा होगा ही होगा, प्लस एक वेरिएबल खर्चा होगा, एक फिक्स खर्चा होगा, एक वेरिएबल खर्चा होगा। फिक्स मतलब फिक्स रहेगा, कितने भी बच्चे आ जाएं वो चीज फिक्स रहेगी, वो नहीं बदलती, जितने मर्जी बच्चे आ जाएं फिक्स्ड वाली पोर्शन तो उतनी रहेगी। वेरिएबल खर्चा बच्चों के हिसाब से बदलेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितने बच्चे बढ़ेंगे उतना वो खर्चा बढ़ेगा। ठीक है, तो यहां पे एक तो फिक्स्ड कॉस्ट है, एक वेरिएबल कॉस्ट पर पर्सन है। तो सबसे पहले कहता है कि हमारे हॉस्टल में कुल मिला के 150 बच्चे आए तो उससे हमारा खर्चा हो गया 8500 रुपीज। तो देखो हमने बोला फिक्स्ड कॉस्ट तो लगेगी, एफ तो लगेगा ही लगेगा। उसके बाद एक बच्चे के मान लिए हमने x रुपीज लगते हैं, तो 150 बच्चों के 150x लगेंगे, तो फिक्स्ड प्लस 150x दिया हुआ है 8500 रुपीज लगे। वहीं दूसरी तरफ अगर 190 बच्चे आ गए तो फिक्स्ड खर्चा तो लगेगा, प्लस एक बच्चे के x रुपीज, तो 190 बच्चों के 190x रुपीज लगेंगे, और टोटल खर्चा जो हो जाएगा वो 9700 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, दोनों इक्वेशंस है, दो वेरिएबल, दो इक्वेशन, सबट्रैक्ट किया, सिंप्लीफाई किया, x की वैल्यू 30 आ गई। x की वैल्यू 30 इस इक्वेशन में पुट की, 4500 आया, राइट हैंड साइड ले गए, f की वैल्यू 4000 आ गई। तो फिक्स्ड कॉस्ट है 4000 रुपए, जो तो लगनी है, उसके बाद जितने बच्चे आएंगे उस हिसाब से हर बच्चे के 30 रुपए लगेंगे। ठीक है, तो फिक्स्ड कॉस्ट 4000 रुपए तो लगनी है। उसके बाद कहते हैं 300 बच्चों का खर्चा बताओ कितना आएगा, भाई एक बच्चे के 30 रुपए, 300 गुना 30, 9000 रुपए वो, और 4000 रुपए फिक्स्ड, 13,000 रुपए लगेंगे टोटल।
आउट ऑफ 1125 कैंडिडेट्स, कुल मिला के 1125 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पास किया है और जो फेल हुए हैं, और रीचेक के बाद पता चला कि 150 कैंडिडेट फेल्ड से पास में मूव हो गए हैं। देखिए कह रहे हैं कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर मार्क्ड एज पास्ड नाउ। पहले कितने बच्चे पास थे? कुल मिला के 1125 बच्चे थे पहले, कुल मिला के 1125 बच्चे थे पहले। टोटल कितने हिस्सों में बांटा था हमने उसको? 7 + 8 यानी कि 15 हिस्सों में बांटा था। और उसमें से कितने हिस्से पास के थे? उसमें से 7 पार्ट्स जो थे वो पास के थे, 8 पार्ट्स फेल के थे, तो यहां आ गया 7। तो 7/15, 7/15 जो थे वो पास के थे, इतने लोग पास हुए थे इनिशियली। 15 से काटा, 15 का 7 गुना 105, 15 का 5 गुना 75, और 75 7 जा करूंगा तो 490 + 35 यानी कि 525 बच्चे इनिशियली पास थे। 525 बच्चे इनिशियली पास थे। बाद में क्या हुआ कि 150 बच्चे मूव हो गए फेल्ड कैटेगरी से पास्ट कैटेगरी के अंदर, मतलब पास वाले बच्चे इंक्रीज हो गए, फेल्ड वाले बच्चे डिक्रीज हो गए। तो पास वाले बच्चे कितने बढ़ गए? 150 बढ़ गए। तो कितने हो गए? 675 हो गए। ठीक है, ये तरीका था इस सवाल को निपटाने का, कुछ भी नहीं था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। सबसे पहले टोटल 1125 बच्चे दिए हुए थे और उसमें पास और फेल की रेशियो थी 7-8, तो हमने सबसे पहले पास वाले निकाल लिए क्योंकि हमसे पूछे भी पास वाले हैं। तो कितने आएंगे पास वाले? 7 + 8, टोटल 15 हिस्से हुए हैं, 15 पार्ट्स हुए हैं, और उसमें से 7 पार्ट्स हैं पास वालों के। तो 7/15 कर दिया, 1125 का सिंप्लीफाई किया, 525 वैल्यू आ गई। 525 वैल्यू आ गई किसकी? उन बच्चों की जो पास हो गए हैं। 525 बच्चे अगर पास हो गए हैं, फिर आगे बताया गया कि रीचेकिंग हुई, उससे 150 बच्चे फेल वाले कम हो गए और पास वाले बढ़ गए। तो 150 बच्चे पास वाले बढ़ गए, तो 675 हो गए। अब एक लोकेलिटी है जिसमें आदमी और महिलाएं 4-5 की रेशियो में हैं, आदमियों का 25% और महिलाओं का 20% अनएम्प्लॉयड है। तो बताइए ए और बी का सम क्या होगा? और ए और बी एक सिंप्लीफाइड रेशियो है एम्प्लॉयड रेजिडेंट्स की और अनएम्प्लॉयड रेजिडेंट्स की। बहुत प्यारा सा सवाल और बहुत हल्का सवाल है, मैं बोलूंगा बहुत प्यारा सा और बहुत हल्का सा सवाल। ए और बी की रेशियो निकालनी है हमने। सबसे पहले ए और बी की रेशियो निकल जाए, ये एम्प्लॉयड रेजिडेंट्स और अनएम्प्लॉयड रेजिडेंट्स की रेशियो ही तो है ए और बी की रेशियो। तो एम्प्लॉयड रेजिडेंट्स और अनएम्प्लॉयड रेजिडेंट्स की जो रेशियो आएगी वही ए और बी की रेशियो है। तो ए और बी वहां से आ जाएगा, ए प्लस बी निकाल लेंगे हम फिर। तो ये आ गई 4-5 की रेशियो। मुझे इसका 25% निकालना है, 25% मतलब 1/4। तो मैं क्या 4 का 1/4 निकाल पाऊंगा? आराम से, इंटीजर आएगा। मुझे इसका 20% निकालना है, क्या मैं इसका 20% निकाल पाऊंगा? जी हाँ, बिल्कुल आराम से। इसका 1/5 करना है, 1/5 इसका आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले एम्प्लॉयड निकालते हैं। एम्प्लॉयड कितने आएंगे? अच्छा, सबसे पहले अनएम्प्लॉयड दिया हुआ है, अनएम्प्लॉयड निकालते हैं सबसे पहले।
इस 4 का नंबर ऑफ मेन जो है इस 4 का 25%, 4 का 25% यानी कि 4 का 1/4 यानी कि 1, 5 का 20%, 5 का 20% यानी कि 1/5 यानी कि 1 अगेन। तो कुल मिला के अगर टोटल लोग हैं 9, 4 + 5 टोटल लोग हैं 9, उसमें से 1 + 1 यानी कि 2 हैं अनएम्प्लॉयड, 2 हैं अनएम्प्लॉयड। तो एम्प्लॉयड कितने हो गए बेटा जी? यहां से एम्प्लॉयड हो गए 9 में से 2 गया, 7 हो गए एम्प्लॉयड, 7 हो गए एम्प्लॉयड। हमें जो रेशो दी गई है, हमें जो रेशो पूछी गई है वो एम्प्लॉयड रेजिडेंट्स टू अनएम्प्लॉयड रेजिडेंट्स है। तो एम्प्लॉयड रेजिडेंट्स टू अनएम्प्लॉयड रेजिडेंट्स की रेशो दी गई है A/B। तो 7:2। क्या ये 7:2 सिंप्लीफाइड है? मतलब क्या इसके बाद कट सकता है कुछ और? नहीं। क्या फ्रैक्शन में? नहीं। सिंप्लीफाइड है? हाँ जी। तो अगर ये सिंप्लीफाइड है तो ये बराबर है A/B के, ये बराबर है A/B के। मतलब A की वैल्यू यहां से 7 आ जाएगी और B की वैल्यू यहां से 2 आ जाएगी। A की वैल्यू 7 आ जाएगी, B की वैल्यू 2 आ जाएगी। हमें चाहिए वैल्यू ऑफ A + B, हमें चाहिए वैल्यू ऑफ A + B, यानी कि 7 + 2, 7 + 2, 7 + 2 यानी कि 9, 9। सिंपल सी बात, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल और इजी क्वेश्चन था, सबका होना चाहिए था। एक 750 ग्राम्स का एलॉय है जिसके अंदर कॉपर और जिंक, एलॉय बेसिकली क्या होता है आप बोल सकते हो, दो मेटल्स का मिक्सचर। मतलब ऐसे तो इसका साइंटिफिक डेफिनेशन अलग होती है, बट आपको समझने के लिए आप ऐसा बोल सकते हो कि दो या दो से ज्यादा मेटल्स के एक कॉम्बिनेशन को, एक मिक्सचर को, जब दो या दो से ज्यादा मेटल से, गोल्ड होता है ना, गोल्ड जो आप ज्वेलरी पहनते हो वो प्योर गोल्ड नहीं होता कभी भी। प्योर गोल्ड क्या होता है? बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। तो जो आप ज्वेलरी पहनते हो या आपने अपनी देखी या पेरेंट्स की देखी, जो ज्वेलरी आप देखते हो ना, उस ज्वेलरी के अंदर एक कोई इंप्योरिटी मिक्स की जाती है जिसको कॉपर यूजुअली यूज करते हैं, हम कॉपर यूज करते हैं, कई जगह पे कुछ और यूज किया जाता है। तो वो एक तरीके का, जो आप ज्वेलरी पहनते हो वो गोल्ड और कॉपर की एलॉय होती है। एलॉय से आप मान सकते हो मेटल्स का मिक्सचर। तो कहता है एक 750 ग्राम्स का एलॉय है, एलॉय मतलब मेटल्स का मिक्सचर, उसमें कॉपर और जिंक है 3:2 की रेशियो में। एक कोई अलग एलॉय है 600 ग्राम्स का, उसमें जो रेशियो है जिंक और आयरन की है वो 2:3 की रेशियो में है। तो जिंक इन फर्स्ट एंड जिंक इन सेकंड की रेशियो P/Q है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ P+Q। कोई बात नहीं, आप करेंगे अच्छे से, मैं बस लिख रहा हूं। गिवन इंफॉर्मेशन, गिवन इंफॉर्मेशन, अभी तक हमने सिर्फ गिवन इंफॉर्मेशन लिखी है। जो यहां तक की इंफॉर्मेशन गिवन थी वो हमने लिख दी कि हमारा जो फर्स्ट वाला एलॉय है वो 750 ग्राम्स का है जी। पहले वाला एलॉय 750 ग्राम्स का है, उसमें कॉपर प्रेजेंट है, जिंक प्रेजेंट है, 3:2 की रेशियो में प्रेजेंट है। दूसरे वाला जो एलॉय है वो 600 ग्राम्स का है जी, उसमें जिंक और आयरन प्रेजेंट है, वो 2:3 की रेशियो में प्रेजेंट है। बहुत बढ़िया, जैसा बोला वैसा लिख दिया हमने, कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन तो नहीं की। अब ऐसा लिखने के बाद कहता है कि पहले वाले में जिंक, पहले वाले में जिंक और दूसरे वाले में भी जिंक की रेशियो P/Q है। मैंने कहा ठीक है, पहले वाले का जिंक निकालते हैं।
देखो पहले वाला टोटल है 750 ग्राम्स, उसके कितने पार्ट्स होंगे? 3 + 2 5 पार्ट्स होंगे, 5 हिस्सों में बांटा जाएगा ये। तो 750 को 5 से डिवाइड कर दिया, 5 हिस्सों में बांटा गया, तो एक हिस्सा कितना पता लग गया। जिंक कितना है? 2 हिस्से हैं, 2 पार्ट्स हैं। तो ऐसा किया तो मुझे पता चला 5 से काटा 150 टाइम्स 150 2 ज़ा 300, 300 ग्राम जिंक यहाँ पे है। और यहाँ पे जिंक अगर आप पूछोगे कितना है तो 600 टोटल था। यहाँ पे हमने 2 + 3 5 हिस्सों में बांटा और जिंक कितना है उसमें से 2 है। तो 5 से काटा मैंने, 5 से काटा 120 का डबल 240, 240 ग्राम यहां से आ गया। ठीक है, ओके। इन दोनों की सिंप्लीफाइड रेशियो क्या आ जाएगी? इन दोनों की सिंप्लीफाइड रेशियो कितनी आ जाएगी? 5:4। इन दोनों की सिंप्लीफाइड रेशियो आ गई 5:4। बट वो कह रहे हैं इन दोनों की सिंप्लीफाइड रेशियो है PQ। इन दोनों की सिंप्लीफाइड रेशियो है 5:4, बट वो कह रहे हैं इन दोनों की सिंप्लीफाइड रेशियो है PQ। मतलब इससे हमें पता चला कि P की वैल्यू 5 है और Q की वैल्यू 4 है। ओके, तो P + Q कितना आ जाएगा? P + Q पूछा हुआ है, P + Q 5 + 4 9 आ जाएगा। ठीक है, दैट इज क्वाइट बेसिक, दैट इज क्वाइट बेसिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाले, बट टू अंडरस्टैंड वी हैव टू थिंक। अब ये कुछ कॉइन बेस्ड क्वेश्चन जैसा है कि एक गवावा 15 रुपए का आता है, एक मैंगो 40 रुपए का आता है, एक बनाना 10 रुपए का आता है, और जो हमने ये बेचा है 2:1:5 की रेशियो में बेचा है। टोटल सेल 2400 रुपए की हुई है, तो कितने गवावा बेचे हैं? निकालो जरा, गिविंग यू दिस टाइम कि आप निकाल के दिखाएं, क्योंकि ये कुछ कॉइन बेस्ड क्वेश्चन जैसा है। लगाओ दिमाग और आंसर निकालो। एक गवावा कितने का? 15 रुपए का। और एक मैंगो 40 रुपए का, एक बनाना 10 रुपए का, ये मेंशन किया हुआ है। तो प्राइस ऑफ वन फ्रूट, प्राइस ऑफ वन फ्रूट, प्राइस ऑफ वन फ्रूट हमें दिया गया है यहां पे 15 रुपए, 40 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, 40 रुपए और 10 रुपए, ये प्राइस ऑफ वन फ्रूट है। गुआवा, मैंगो, गुआवा, मैंगो, बनाना। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करें अगर, क्वांटिटी जो हमने बेची है ये सेलिंग प्राइस है, सेलर चार्ज करता है इतना पैसा। ठीक है, ये पैसा सेलर चार्ज कर रहा है बेचने का, और बेचे कितने हैं? सोल्ड क्वांटिटी कितनी है? सोल्ड क्वांटिटी कितनी है? तो आप बोलोगे 2:1:5, तो 2x इधर से बेच दिया, x इधर से बेच दिया, 5x इधर से बेच दिया, तो ये 2:1:5 की रेशियो आ गई, 2:1:5 की रेशियो आ गई। तो एक का प्राइस इतना है और कुल मिला के क्वांटिटी इतनी बिकी है, तो अपने पास आ गया 30x का रेवेन्यू, 30x का टोटल पैसा रिसीव कर लिया हमने।
₹40 की एक चीज बेची जाती है, कुल मिला के x बेच दिए तो 40x यहां से रिसीव कर लिया हमने। 10 इंटू 5x 50x हमने यहां से रिसीव कर लिया। तो कुल मिला के जो रिसीवल हो गया यहाँ पे वो हो गया 120x रिसीव कर लिए हमने। कुल मिला के 120x का सेल अमाउंट हमने रिसीव कर लिया। वो कह रहा है कुल मिला के 2400 रुपए रिसीव किए हैं। तो यहां से हम कह सकते हैं कि 20 रुपए, x की वैल्यू आ गई 20 रुपए, x की वैल्यू आ गई 20, x की वैल्यू 20 आ गई। हमसे पूछा है कितने गवावा बेचे गए हैं। गवावा बेचे गए हैं 2x, तो 2x की वैल्यू आ गई 40। ठीक है, तो ये एक ही तरह का सवाल आपने अब 2-3 बार कर लिया, तो इस तरह के सवालों में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरह का सवाल था। देव एंड ऋषि अर्न करते हैं 9-11 की रेशो में, and their savings, their expenses are in the ratio 2:3. If their savings are written in the simplest form P is to Q, find the value of P plus Q. कोशिश करेंगे जल्दी से बेटा जी। देखो कीप इट सिंपल ना। सैलरी देव और ऋषि की सैलरी 9-11 की रेशो में हो गई, जिसमें से वो जो खर्चा करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, वो हो गया 2-3 की रेशो में। तो सेविंग्स कितनी हो जाएंगी? 9 रुपए कमाए, 2 रुपए खर्च किए, तो 7 रुपए बच गए। 11 रुपए कमाए, 3 रुपए खर्च कर दिए, तो 8 रुपए बच गए। तो 7:8 की रेशो हो गई। यहां तक कितने बच्चों ने कर लिया था? पहले तो ये मुझे कंफर्म कर दो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। यहां तक कितने बच्चों ने कर लिया था पहले कंफर्म कर दो, फिर मैं आगे के स्टेप्स बताता हूं आपको। मेरा डंडा देना एक बार जरा इनके लिए, दे दो दे दो दे दो। कितनी बार बताया था, कितनी बार बताया था कि दो अलग अलग रेशोज को जब तक कोई रिलेशनशिप नहीं मिलता यू कैन नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट। कितनी बार बताया था भाई, कितनी बार बताया था। मान लो ये 9-11 है, 9-11 को मैंने लिख दिया 9x 11x। ठीक है, देयर मंथली एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो 2:3। देयर मंथली एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो 2:3। ये एक अलग रेशियो थी और ये एक अलग रेशियो है, तो इसको मैं सेम वेरिएबल नहीं दे सकता, ये हो जाएगा 2y 3y। और अब कोई मुझसे अगर पूछेगा कि सेविंग्स क्या होंगी, तो मैं सेविंग्स के लिए क्या बताऊंगा? 9x माइनस 2y मेरी सेविंग्स होंगी यहां पे देव की, और 11x माइनस 3y
सेविंग्स होंगी ऋषि की, और मैं इन दोनों वैल्यूज की रेशियो नहीं बता सकता जब तक एक्स और वाई में कोई रिलेशन ना दिया गया हो। और यहां पे नहीं दिया गया, देखो सामने लिखा हुआ है, कहीं भी रिलेशन नहीं दिया गया। तो बेटा एक बार दोबारा अपनी अपनी नोटबुक पर बोल्ड में लिख लो, जैसा कि मैंने बताया था, यू आर अलाउड टू मल्टीप्लाई और डिवाइड two different ratios if it makes sense। जो आज हमने बहुत बार किया भी है। एक एग्जांपल खोल के दिखा देता हूं, आज एक या दो बार जो भी किया, जैसे यहां किया हमने। हमको पता है कि टिकट फेयर जो 1% का है उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा नंबर ऑफ पर्सन से, तो मुझे टोटल कलेक्शन पता लग जाएगी। तो ये दिस मेक सेंस। तो हम यहां पे मल्टीप्लाई करना अलाउड है हमें, जिसका मैंने आपको प्रूफ भी करके दिखाया था कि एक्स वाई से एक्स वाई कट जाता होता। पर बोल्ड में एक और चीज लिख लो साथ में, यू आर नॉट allowed to add or subtract two different ratios without any given or logical relationship between them। Even if it makes sense। कह रहा है कि चाहे इवन इफ इट मेक सेंस, इवन इफ इट मेक सेंस। हम जानते हैं कि सैलरी में से एक्सपेंडिचर घटाते हैं तो सेविंग्स आती है, इट मेक सेंस। बट अगर आपको कोई गिवन रिलेशनशिप, कई बार क्या होता है गिवन रिलेशनशिप, कोई रिलेशनशिप क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, या फिर कई बार क्वेश्चन में दिया नहीं होता बट हमें लॉजिकली क्लियर होता है, जैसे कि एक रिलेशनशिप आपको याद है, मैंने बताया था कि भाई 4-5 की रेशियो है, 14-17 की रेशियो है, बट यहां पे जो ऐड हुई है वैल्यू और यहां पे जो ऐड हुई है वैल्यू, या फिर यहां पे जो सब्ट्रैक्ट हुई है वैल्यू और यहां पे जो सब्ट्रैक्ट हुई है वैल्यू, वो दोनों बराबर है। मान लो मैंने यहां से जो घटा दिया, या रुको एक सेकेंड, तीन है, तीन जो, हाँ, यहां पे मान लो मैंने 30 जोड़ दिया, यहां पे भी मैंने 30 जोड़ दिया, इधर भी मैंने 30 जोड़ दिया, इधर भी मैंने 30 जोड़ दिया। हम श्योर हैं कि जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा वही इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा। तो ये लॉजिकल रिलेशनशिप है, ये हमें पता है, ये क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ बट लॉजिकल रिलेशनशिप है कि इन दोनों के बीच का रेशियो में इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस और एक अलग रेशियो में इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस बराबर होना चाहिए। ठीक है, बराबर होना चाहिए, ये एक लॉजिकल रिलेशनशिप है। ठीक है, तो लॉजिकल, कई बार क्या होगा, कोई लॉजिकल रिलेशनशिप वहां प्रेजेंट होगा, कई बार कोई गिवन रिलेशनशिप प्रेजेंट होगा। अगर कोई गिवन या लॉजिकल रिलेशनशिप प्रेजेंट है तो पहले वो रिलेशनशिप अप्लाई करो, पहले वो रिलेशनशिप लगाओ, उसके बाद यू आर अलाउड टू ऐड और सब्ट्रैक्ट। पर अगर कोई रिलेशनशिप नहीं दिख रहा, ना लॉजिकल ना गिवन, तो यू आर नॉट अलाउड टू सब्ट्रैक्ट और ऐड टू डिफरेंट रेशियोज। तो यहां पे सैलरी और एक्सपेंडिचर का डिफरेंस यहां पे यही आएगा, क्योंकि उसने कुछ नहीं बताया, पहले की सैलरी दूसरे की सेविंग्स का इतना है, दूसरे की सेविंग्स पहले की सैलरी का इतना है, या फिर पहले की जो इनकम, पहले पर्सन की जो इनकम है वो उसका 2/3 है दूसरे पर्सन की सेविंग। ऐसा कुछ रिलेशन देना जिससे एक्स और वाई में रिलेशनशिप बने। अब बन ही नहीं रहा तो इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। दो क्वेश्चन होमवर्क है, करके आना। ये होमवर्क नंबर 1, कल आते डिस्कस होंगे ये सवाल पहले। ये होमवर्क नंबर 2,
ये भी करके आना, होमवर्क नंबर 3। ये क्वेश्चंस डिस्कस करके आने हैं कल खुद के साथ, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चंस ट्राई टू सॉल्व, और अभी तक के सवाल प्लीज ट्राई टू रिवाइज अच्छे से, बिल्कुल बढ़िया से। फिर कल रिज्यूम करते हैं चैप्टर्स, मोस्ट प्रोबेबली हम कल और परसों में क्लास ये फिनिश करेंगे, ट्यूसडे एंड वेंसडे में ये चैप्टर फिनिश करेंगे मोस्ट प्रोबेबली। हमने ज़्यादातर पोर्शन इसका कर लिया था परसेंटेज में, और अब जो बचा हुआ पार्ट है वो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप बहुत क्रेजी लेवल की रिवीजन करके आने वाले हो, ठीक है। चलिए, आपको हिंदी वाला टेस्ट मैं आज 12-1 बजे तक दे दूंगा, हिंदी मीडियम वाला टेस्ट, ठीक है। आप अटेम्प्ट कीजिएगा, माफ़ी चाहूँगा हिंदी मीडियम वाला टेस्ट नहीं दे पाया मैं, रीज़न मैंने आपको बता दिया था। बाकी आप काम करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, सब इजी होगा। थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए। नए क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं अभी आपने, सिर्फ क्लास के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 3-4 चैप्टर हो जाएंगे, उसके बाद फिर आप नए पुराने कोई भी करना, बट 3-4 चैप्टर तक आपको समझने में, सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। कल के टेस्ट में भी काफ़ी बच्चों ने देख लिया, उनको दिक्कत आई है, काफ़ियों को नहीं आई, काफ़ी को आई है, ठीक है। बट कोई दिक्कत नहीं है, मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ ना, मैं इंटेलिजेंट का भी सिलेक्शन कराऊंगा, मैं जो बच्चा क्लास में कभी बहुत इंटेलिजेंट नहीं रहा मैं उसका भी सिलेक्शन कराऊंगा, तो टेंशन नहीं लेनी, बस आपको मेरे हिसाब से चलना है। अब इस समय मुझे पता है कि जो सबसे इंटेलिजेंट बच्चा है क्लास में, जो टॉप के इंटेलिजेंट बच्चे हैं, वो 20 से ऊपर नंबर भी लेके आए हैं पहली बार में पढ़ के मुझसे। वो स्कूल में इंटेलिजेंट रहे थे, ठीक है। और जो स्कूल कॉलेज में इंटेलिजेंट नहीं रहे, जिनके मन में एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, वो मुझे पता है उनके नंबर 10-12 भी आए होंगे, 7-8 भी आए होंगे। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल नॉर्मल है, मैं तो 7-8 वाले बच्चों के हिसाब से बता रहा हूँ, बिल्कुल नॉर्मल है। तुम बस क्लास रिवाइज करते रहो, तुम्हारे नंबर भी इनके बराबर आएंगे जो इंटेलिजेंट वाले हैं, ठीक है। बस लगे रहना है, जिद्दीपना नहीं छोड़ना। एक इंसान कंसिस्टेंसी और जिद्दीपन से ही बैंक एग्जाम क्वालिफाई कर सकता है, ठीक है। बस रोज काम करते रहो, रोज पढ़ते रहो, जितना बोला करते रहो बस चुपचाप। एकदम रिजल्ट नहीं दिखेगा, 1 महीने 2 महीने 3 महीने नहीं दिखेगा रिजल्ट, बट 3-4 महीने के बाद एकदम रॉकेट बन जाएंगे नंबर, ठीक है। घबराना नहीं है, लगे रहना है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।